इंटरमीडिएट में इस साल वैसे विद्यार्थी जो साइंस के, आर्ट्स के, कॉमर्स के परीक्षा देने वाले हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए एक बार मेरे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। आज हम लोग यहाँ हिंदी विषय से जो सभी इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों के लिए, जैसे मैंने अभी बताया कि आर्ट्स के लिए, साइंस के लिए और कॉमर्स के लिए, सबके लिए ही जरूरी है, क्योंकि 100 अंक का यह जो आपका हिंदी का पाठ्यपुस्तक है, उस पाठ्यपुस्तक से यहाँ हम कुछ गेस्ट क्वेश्चन आपके बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं। और यह गेस्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इसे आप थोड़ा सा कोशिश होकर अध्ययन करें तो मुझे उम्मीद है कि इतना ही प्रश्न के माध्यम से आप बहुत ही बेहतर अंक को हासिल कर सकते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ बोर्ड पे, मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है कि सबसे पहले प्रश्न के रूप में यहाँ हम गदखंड से लिए हैं, जो ऑब्जेक्टिव के रूप में है। यानी कि यहाँ ऑब्जेक्टिव आप समझ रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव आपका जो होगा वो अलग अंक होगा, और ऑब्जेक्टिव छोड़ के यहाँ पे सब्जेक्टिव में जो होगा, या सब्जेक्टिव इस रूप में होगा कि यहाँ पे सब्जेक्टिव में जो देखेंगे कि गदखंड से लिया गया है, फिर पदखंड से लिया गया है। तो गदखंड से 12 क्वेश्चन लिए गए हैं, पदखंड से यहाँ 10 क्वेश्चन लिए गए हैं, जो अति लघुतरीय में होगा। इसके बाद आपका दीर्घोत्तरीय यानी 5 अंक का जो होगा, उसके लिए अलग प्रश्न आपको हम इसी सेट में देंगे, इसके बाद हम देंगे। लेकिन पहले हम यहाँ सबसे जो अति लघुतरीय प्रश्न है, इसको हम यहाँ अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि सबसे पहला प्रश्न जो दिया गया है कि यदि हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता। बात समझ रहे हैं कि वाक शक्ति यानी कि बोलने की जो शक्ति मनुष्य के अंदर होता है, या बोलने की शक्ति यदि नहीं होती, हम बोल नहीं पाते, तो हमारे मन में क्या होता, हमारे विचारों में क्या होता, समाज के लिए क्या होता, इन तमाम बातों का इस पे आप अपने भाषा में लिखने का प्रयास करेंगे। आप इस ढंग से लिखेंगे जिससे लगे कि आप किताबी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से वाक शक्ति का मतलब समझ रहे हैं कि बोलने की शक्ति, ईश्वर ने हमें यह वाक शक्ति दिया हुआ है। और ऐसे वाक शक्ति जो है हर मनुष्य के लिए एक वरदान का काम कहा जा सकता है, कि ईश्वर के द्वारा दिया गया एक बहुत बड़ा वरदान है। क्योंकि वाक शक्ति जो है, इस वाक शक्ति की बात अगर हम करें तो इससे अनेक फायदों से हम अलग अलग ढंग से समझ सकते हैं कि जो स्पीच जो हम दे रहे हैं, जैसे अभी हम आपसे बोल रहे हैं और मेरी बातों को आप समझ रहे हैं, तो वाक शक्ति नहीं होती तो मेरी बातों को आप समझ कैसे पाते। हम बोल ही नहीं पाते तो आपको समझ में नहीं आती। ये वाक शक्ति का ही तो देन है, ईश्वर का ये वरदान है। तो इस तरह से आप समझ रहे हैं कि जो वक्ता जो होता है, यानी कि किसी तरह के अगर हम बात करते हैं, बातचीत का जो क्रम हम चलाते हैं, तो बातचीत दोनों का एक तरह का समावेश हम समझ सकते हैं कि एक तरह का समावेश के रूप में हम समझेंगे। क्योंकि वाक शक्ति के माध्यम से ही, या ऐसे कहें तो वाक शक्ति के अभाव में अगर हम पूरे सृष्टि की बात करें तो यह सृष्टि ही गूंगा बन जाता है। वाक शक्ति नहीं होता तो यह सृष्टि ही गूंगा बन जाता। वाक शक्ति अगर हमारे अंदर नहीं होता तो इसके अभाव में हम क्या होते कि हम मनुष्य सुख दुख का जो अभाव है, दूसरे इंद्रियों से हम इसका आभास करते। जो सुख दुख होता है मन के अंदर, जैसे मान लीजिए कि मुझे बहुत कष्ट है, तो इस कष्ट को हम आपसे बता रहे हैं, आपसे कह रहे हैं, तो आप मेरे कष्टों को समझेंगे। आपके अंदर कोई कष्ट है, आप मुझे बताएंगे तो आपकी बातों को हम समझेंगे। तो कष्ट जो है, वाक शक्ति के माध्यम से हम एक दूसरे के कष्टों को समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। यह जो यानी सुनने की जो बात होता है, या हमारे जो अलग इंद्रियों की बात होती है, तो वही चीज अगर वाक शक्ति नहीं होता तो निश्चित रूप से हम किसी और इंद्रियों का इस्तेमाल करते। और सबसे विकट स्थिति तो आपस में अगर हम कहें तो एक तरह की संवादहीनता की स्थिति मौजूद रहती। हम एकदम संवादहीन हो जाते, क्योंकि बातचीत जहां दो आदमी का अगर हम कहें कि प्रेम पूर्वक एक तरह का क्या होता है, तो संलाप के रूप में हम समझेंगे इसे। वाक शक्ति के अभाव में तो ऐसे आप देखेंगे कि चुटीली व्यंग्यात्मक जो बात कहकर हम क्या करते हैं कि कुछ मजे उड़ा लेते हैं, मजे उठा लेते हैं, तो बिल्कुल संभव नहीं होता। तो वाक शक्ति, आप समझ रहे हैं कि वाक शक्ति कितना महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। वाक शक्ति नहीं होता, बोलने की शक्ति नहीं होता, तो कितना हम लोग अभाव में होते, कितनी परेशानियां होती, हम एक दूसरे की बातों को समझ नहीं पाते। इसलिए वाक शक्ति का होना बहुत ही जरूरी है। दूसरी बात अगर हम देख रहे हैं यहाँ, जैसे पहला प्रश्न तो आपने देखा बहुत ही आसान है, इसको जितना लंबा चाहे उतना लंबा आप लिख सकते हैं, या आपके लेखनी के ऊपर निर्भर करता है, आपके सोचने के ऊपर निर्भर करता है। दूसरा प्रश्न आप देख रहे हैं कि उसने कहा था कहानी का प्रारंभ कहां और किस रूप में होता है। इसको
आप अपने भाषा में लिखने का प्रयास करेंगे, जो मैं अभी अभी बताया कि इसे अपने ही भाषा में जब लिखेंगे तो काफी ही बेहद ही अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि उसने कहा था। यह कहानी है, इसका प्रारंभ जो होता है यहाँ, यह कहानीकार जो चंद्रभान है यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी के माध्यम से कहानी लिखा हुआ है, उसने कहा था। इस कहानी को किसने लिखा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है। एक तरह की अमर कथा के रचना के रूप में हम समझेंगे कि अमर कथा रचना के रूप में है। यही बात अगर हम करें कि यही की जो यहाँ कालजयी रचना या उनकी एक मानी जा सकती है कि उनकी एक तरह की कालजयी रचना है, और खासकर कहानीकार जो इस तरह से जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिसने आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ होना एक मान्य भी मानते हैं। और इस तरह से इस कहानी का प्रारंभ अमृतसर के जो भीड़ भरे बाजार से यह दर्शाया जाता है कि अमृतसर में कैसे भीड़ भरे बाजार में यह कहानी को वे दर्शा रहे हैं कि भीड़ भरे बाजार में किस तरह की वहाँ पे प्रक्रियाएं हो रही है, किस किस तरह के कार्य हो रहे हैं, इस बातों को वह दिखा रहे हैं। जहां अगर हम कहें कि बंजू वाटे वालों के बीच से होकर फिर यहाँ 12 वर्षीय एक लड़का जो है जिसका नाम लहना सिंह होता है, कहानी में आप पढ़ेंगे, कहानी नहीं पढ़ेंगे तो इसे शॉर्ट रूप में आप समझेंगे कि लहना सिंह जो है, जो 8 वर्षीय एक लड़की को टांगे के नीचे आने से क्या करता है कि वो बचाने का काम करता है। लहना सिंह 8 वर्षीय बच्ची को बचाने का काम करते हैं कि वो टांगे के नीचे ना आ जाए। दोनों अगर स्थितियों में समझें तो दोनों क्या हैं? तो दोनों सिख ही हैं, सिख संप्रदाय के हैं, सिख जाति के हैं। तो इस तरह से लड़का लड़की से पूछता है कि तेरी कुड़मुड़ाई हो गई है क्या? यह एक प्रश्न करता है लड़का कि तेरी कुड़मुड़ाई हो गई है क्या? यानी कुड़मुड़ाई तो समझ रहे हैं, जो कहानी में या स्पष्ट रूप से पढ़ाने के समय में आपने देखा है कि कुड़मुड़ाई का मतलब क्या होता है। कुड़मुड़ाई यानी कि सगाई जिसे हम कहते हैं कि तुम्हारी सगाई हो गई है क्या? सुनकर लड़की वहां से क्या करती है कि धत बोल के और वहां शर्मा के भाग जाती है। वहीं लड़की बाद में धत कहकर जब भागने की बजाय वो क्या करती है कि यह कहती है कि हाँ कल हो गई, इस बात को स्वीकार करती है कि हाँ कल हो गई। तो क्या होता है, देखते नहीं, वह दिखा भी रही है कि देखते नहीं, यह रेशम के फूलों वाला सालू, यानी जो शाल रखी हुई है रेशम का फूल वाला, उस साल को दिखाते हुए बता रही है कि देख नहीं रहे हो, रेशम के फूलों वाला सालू। यह दोनों सुनकर, दोनों बात अलग अलग हो रहे हैं, तो दोनों बात को सुनकर जो लड़का है यानी बिल्कुल एक तरह से हतप्रभ हो जाता है, यानी आश्चर्यचकित हो जाता है। इस प्रकार लड़का अपने हृदय में लड़की के प्रति उत्पन्न जो प्रेम है उसको मन के अंदर ही सजोए रखता है और उससे अपने मन की बातों को कह नहीं पाता है। तो इस तरह से इस कहानी का यहाँ पे वर्णन किया गया है कि उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा हुआ इस कहानी का प्रारंभ कहाँ और किस रूप में होता है, अब देख रहे हैं यहाँ। इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ तीसरा प्रश्न जो है कि लोक नायक जयप्रकाश नारायण, नाम तो आप बहुत सुने हैं लोक नायक जयप्रकाश नारायण का, आप कहानी में भी सुने हैं, पाठ पढ़े हैं, उसमें भी सुने हैं। तो लोक नायक जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति की अवधारणा क्या है? वे जो संपूर्ण क्रांति की अवधारणा लेके चले हुए हैं, पूरे बिहार में संपूर्ण क्रांति की अवधारणा लेके चले थे, उनकी अवधारणा क्या है? तो आप यहाँ देखेंगे कि लोक नायक जयप्रकाश नारायण जो हैं, या उन्हें लोकनायक जयप्रकाश नारायण को यहाँ लोकनायक कहकर पुकारा गया है। वे एक तरह के युवा शक्ति के प्रतीक भी माने जाते हैं तथा युवाओं के एक हृदय सम्राट भी बने हुए हैं। उन्होंने एक क्रांति शुरू किया जो संपूर्ण क्रांति का हम नारा कह सकते हैं। इस संपूर्ण क्रांति का नारा भी लोकमान्य यहाँ लोकनायक जयप्रकाश नारायण के द्वारा ही दिया गया, और इस तरह से वह सुविचारित राजनीतिक सामाजिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए उन पर एक अमल अपना व्यापक, हम कहें तो व्यापक उन्होंने अपील भी किया था लोगों से, हर एक जन से उन्होंने अपील करने का काम किया था, और इस तरह उनका जबरदस्त असर पूरे भारतवर्ष पर देखने के लिए मिला। क्योंकि देश में सत्ता का परिवर्तन हो गया, इन्हीं के कारण सत्ता का जो परिवर्तन हो गया, किंतु संपूर्ण क्रांति का यह लक्ष्य था। इस लक्ष्य को अगर हम कहें तो अभी उस लक्ष्य से इनका कार्यक्रम अभी दूर ही था। सत्ता परिवर्तन उसका प्रारंभिक चरण भर हम कह सकते हैं कि सत्ता परिवर्तन जो हुआ वह एक प्रारंभिक चरण ही मात्र था। आगे व्यापक जो सामाजिक कार्यक्रम हुआ
जिन्हें अनवरत संगठित प्रयासों के द्वारा ही वह पूरा किया जा सकता था। इस तरह की बातों को इसमें हम दर्शा सकते हैं। आप समझ रहे हैं कि इसे जितने बेहतर ढंग से आप सुनेंगे उतना ही बेहतर ढंग से आप लिख सकते हैं, और अपनी भाषा में जितना ही बेहतर लिखेंगे उतना ही बेहतर आपका अंक मिलेगा। और अगले प्रश्न को देखिए कि अगले प्रश्न में जैसे दिया गया है कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है, पुरुष जो होता है, पुरुष की बात समझ रहे हैं कि पुरुष क्या करता है कि जब नारी की गुण लेता है तब क्या होता है, और पुरुष नारी के गुण ले लेने के बाद किस तरह के उसके अंदर स्थिति आ जाता है, कैसे उसे किस तरह के भावनाओं से जैसे तो क्या बन जाता है। इस बात को अगर हम समझें कि पुरुष के अंदर नारी का गुण अगर आ जाए, कोई भी पुरुष हो अगर उसके अंदर नारी का गुण आ जाता है तो क्या बन जाता है। तो पुरुष जब नारी का गुण ले लेता है तो आप निश्चित रूप से समझेंगे कि जब पुरुष नारी का गुण अपने अंदर ले लेता है तो वह काफी ही एक तरह से मर्यादित पुरुष के रूप में जाना जाता है। वैसे पुरुष को कैसा माना जाता है, तो एक मर्यादित पुरुष के रूप में माना जाता है, और खासकर हम कहें कि उनके पूर्णता में वृद्धि होती है। अगर वही नारी की बात अगर की जाए, जैसे पुरुष जो होता है नारी का गुण जब उसके अंदर आ जाता है तो वह एक तरह से काफी ही अंदर से उसमें शालीनता आ जाती है, उसमें भावनात्मक गुण आ जाते हैं, उसमें हर किसी के प्रति प्रेम स्नेह इत्यादि सब आ जाते हैं। लेकिन फिर वही बात आता है कि नारी जब पुरुष का गुण लेती है तो उसे समाज में एक अलग दर्जा दिया जाता है, एक समाज के गलत रिवाजों से उसे आंका जाता है। लेकिन पुरुष में जब नारी का गुण आता है तो उसे महान की तरफ महानता उसे मिल जाती है। तो क्या आप समझ रहे हैं कि पुरुष का गुण और नारी के गुण में कितना अंतर है, कि एक पुरुष में नारी का गुण क्यों आना चाहिए, क्योंकि वह महानतम की सीमा तक चला जाएगा, और वहीं नारी के अंदर पुरुष का गुण आ जाता है तो उसे समाज के एक गंदे नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पुरुष में नारी का गुण होना आवश्यक है, जो आपके पाठ्य पुस्तक के माध्यम से इस बात को कहा गया है। फिर अगले प्रश्न पे आप यहाँ विचार करेंगे, गैंग्रीन क्या है। गैंग्रीन आप समझ रहे हैं, गैंग्रीन यह जो पाठ है, यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञेय के माध्यम से लिखा गया रोज जो कहानी है, इस कहानी से लिया गया है। और इस कहानी में जैसे मालती के घर के वातावरण को दर्शाते हुए यहाँ गैंग्रीन नामक एक बीमारी है, जो एक घाव है, और यह घाव एक ऐसा घाव है जिसे हम खतरनाक रोगों में मान सकते हैं कि बहुत ही खतरनाक रोग है। यह रोग का कैसे होता है, तो यह रोग जो होता है कांटा के चुभने पर उसे नहीं निकालने के समय वह एक तरह का नासूर बन जाता है। जैसे हम गांव में इसे गड़खुल के नाम से भी जानते हैं, लेकिन यह गड़खुल का कुछ अलग रूप होता है कि वह कांटा जब नहीं निकलता है तो एक नासूर बन जाता है, और ऑपरेशन करने के बाद ही ठीक हो पाता है। कांटा यदि अधिक दिनों तक हमारे शरीर में रह जाए, तो जब कांटा अधिक दिनों तक शरीर में रह जाता है तो अपना वह विषाक्त प्रभाव जो होता है पूरे शरीर पर छोड़ देता है। यानी विषैला जो प्रभाव होता है उसके अंदर वो पूरे शरीर पर छोड़ देता है। जो इस रूप में जब आता है तो वही एक गैंग्रीन का रूप पकड़ लेता है, और उसे जिस अंग में वह कांटा चुभा रहता है और लंबे समय तक रहता है, वैसे अंगों को काट कर निकालना ही उसका इलाज है, दूसरा कोई इलाज नहीं होता है। कभी कभी तो इस रोग से पीड़ित रोगी की मृत्यु तक हो जाती है। इसलिए इसे खतरनाक रोगों में माना जाता है। ये गैंग्रीन जो है बहुत ही खतरनाक रोगों में माना जाता है। अगले प्रश्न की अगर हम जिक्र करते हैं कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है। मृत्यु तो होती ही है, दुनिया में हर किसी की मृत्यु तय है, लेकिन यहाँ भगत सिंह जो हैं कैसे मृत्यु को सबसे सुंदर कहा है। यह पाठ आप देख रहे हैं कि भगत सिंह के द्वारा एक लेख लिखा गया है, और एक तरह का पत्र भी है। भगत सिंह उस लेख और पत्र के माध्यम से अपने विचारों को रख रहे हैं, जिस विचारों के माध्यम से आपके पाठ्यपुस्तक से लिया गया है कि कैसे मृत्यु जो होगा, भगत सिंह ने वैसे मृत्यु को सुंदर मृत्यु कहा है। भगत सिंह का नाम तो आप जान रहे हैं। इससे अलग अलग ढंग से भी पूछा जा सकता है कि भगत सिंह कैसे किस तरह की मृत्यु को सुंदर कहा है, और वे आत्महत्या को कायरता क्यों कहते हैं, इस बात को भी यहाँ स्पष्ट करने की बात आएगा। तो आप इसी को लिखेंगे, या भगत सिंह ने कैसे मृत्यु को सुंदर कहा है, एक ही बात होता है। तो भगत सिंह ने सुखदेव के नाम एक पत्र लिखा था। जैसे आप देखे हैं कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीन व्यक्तियों को एक साथ सजा दी गई थी। तो
सुखदेव के नाम एक पत्र लिखा था और वह पत्र में लिखे थे कि आत्महत्या किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं, बल्कि यह एक तरह का क्या है कि जघन्य अपराध माना जा सकता है। भगत सिंह ने कहा था कि आत्महत्या जो है एक तरह का निश्चित रूप से जघन्य अपराध के रूप में है। और इस तरह अगर हम इसे कहते हैं कि यह एक कायरता है, परिस्थिति जनने के रूप में, विसंगति या असफलता से त्रस्त होकर वे अपने विचारों को रख रहे हैं कि आत्महत्या कर लेना व्यक्ति की सबसे बड़ी क्या है, पराजय के रूप में मानी जा सकती है। यह भगत सिंह का शब्द है। इस तरह से अधिकारी जो है, यहां हम अपने अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन गांधी जी के साथ, जैसे गांधी जी यहां नरम दल वाले थे और यहां भगत सिंह जो थे गरम दल वाले थे, तो गरम दल के रूप में एक क्रांतिकारी के रूप में सामान्य व्यक्ति वे नहीं हो सकता है कि जो अपना आत्महत्या कर लेता है। आत्महत्या करने वाला वह बिल्कुल समाज का कायर है, लेकिन ऐसे जो देश के लिए मर मिटता है वह एक सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता है। कोई भी मनुष्य आत्महत्या को उचित नहीं मानता है, चाहे कोई भी मनुष्य हो, वह आत्महत्या को कभी अच्छा नहीं मानता है, चाहे समाज हो या कोई भी स्थिति हो, कानून हो, उसे एक कलंकित रूप मानता है। तो कोई समाज इसे अच्छा नहीं मानता है। क्रांतिकारी को तो इस विषय में कुछ सोचना भी नहीं चाहिए। भगत सिंह अपने विचारों को यह स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि अभिव्यक्त के क्रम में उन्होंने अपनी बातों को स्पष्ट करते हुए कहा है कि हम में से जिन लोगों को यह विश्वास हो जाए कि उन्हें फांसी हो जाएगी, उन्हें अपनी फांसी के दिन की प्रतीक्षा करती रहनी चाहिए। यह एक शान की बात है कि फांसी जब हो जाती है तो फांसी की वह महत्वपूर्ण घड़ी, महत्वपूर्ण दिवस की प्रतीक्षा करते रहना चाहिए। क्योंकि यहां अगर हम कहें कि दिन की वैसे प्रतीक्षा जब करते हैं तो यह फांसी मृत्यु से भी क्या होती है कि बहुत ही सुंदर होती है। जिस व्यक्ति को फांसी हो जाए उसकी साधारण मृत्यु से भी वो फांसी की सजा बहुत ही सुंदर होती है। और कुछ दुखों से बचने के लिए आत्महत्या करना एक तरह की कायरता यहाँ भगत सिंह ने माना है। तो अब देख रहे हैं यहाँ कि भगत सिंह फांसी की सजा को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, कितना महान मानते हैं। और ऐसे मृत्यु होना तो साधारण मृत्यु होती है, लेकिन आत्महत्या करना एक तरह की कायरता माना जाता है। फिर यहाँ 7वें प्रश्न को जब हम जिक्र करेंगे तो इसमें देखेंगे 7वें प्रश्न में कि चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया। चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया। तो यह पाठ जो है वो सदानीरा यानी जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा हुआ यह पाठ है, जिसमें गांधी जी की बातों को रखा गया है कि गांधी जी का विचार था कि ग्रामीण बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था, अगर हम उसके व्यवस्था को किए बिना केवल आर्थिक समस्या को सुलझाने में हम लग जाएं तो आर्थिक समस्या को सुलझाने से काम चलने वाला नहीं है। बशर्ते कि अगर कहा जाए कि इसके लिए उन्होंने 3 गांवों के लिए जो एक तरह से कहा जाए कि आश्रम विद्यालय स्थापित करने के लिए 3 गांव में उन्होंने आश्रम विद्यालय स्थापित करने के लिए, जैसे बड़हरवा, मधुबन और भितहरवा, यह 3 गो गांव उन्होंने चुना था। नाम याद रखेंगे, बड़हरवा, मधुबन और भितवन, यह 3 गांवों को उन्होंने चुना था। और तीनों गांवों के माध्यम से उन्होंने यहाँ पे कुछ निष्ठावान कार्यकर्ताओं को 3 गांवों में वह तैनात भी करने का काम किए। बड़हरवा के विद्यालय का कार्यभार जो था वह संभालने के लिए दिया गया श्री बबनजी गोखले को, और उनकी विदुषी अवंतिकाबाई गोखले को सौंप दिया गया। बड़हरवा के विद्यालय का कार्यभार जैसे सौंप दिया गया तो मधुबन में भी इसे सौंपा गया। तो मधुबन के विद्यालय में किसको सौंपा गया कि मधुबन के विद्यालय जो थे, यहाँ खासकर हरिदास पाखियों को और उनकी पत्नी को तथा यहाँ सेक्रेटरी महोदय देसाई को नियुक्त किया गया। और भितिहरवा आश्रम जो था, इस भितिहरवा आश्रम का कार्य बायोब्रिज डॉक्टर देव और यहाँ सोमन जी ने चलाने का काम किया। इस तरह से गांधी जी के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, महत्वपूर्ण योगदान दिया, सहयोग किया। और इस तरह से बाद में पंडुलिक जी भी इसमें आ गए। स्वयं कस्तूरबा जो थी यहाँ भितहरवा आश्रम में रहते हुए काम करना शुरू की। कस्तूरबा की नाम तो आप जानते हैं कि गांधी जी की पत्नी का नाम है। तो इन्होंने
यहाँ भितिहरवा आश्रम में रहकर काफ़ी ही महत्वपूर्ण सहयोग किया। और यहाँ अगले प्रश्न पर अगर हम विचार करते हैं तो अगले प्रश्न में देखेंगे कि अगले प्रश्न में जैसे यहाँ पे हमने दिया है कि सिपाही के घर की स्थिति मानक के घर से भिन्न नहीं है कैसे। तो सिपाही के घर की स्थिति, यह पाठ जो है, इस पाठ को आप समझ रहे हैं कि यह पाठ यहाँ सिपाही की माँ जो मोहन राकेश के द्वारा लिखा हुआ, सिपाही की माँ पाठ है, मोहन राकेश के द्वारा लिखा हुआ है, इस पाठ से लिया गया है। और यहाँ पे सिपाही के घर की स्थिति मानक के घर से भिन्न नहीं है कैसे, इस बात को अगर हम स्पष्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें इस बात को जानना होगा कि सिपाही के घर की स्थिति भी मानक के घर के जैसी स्थिति जैसी ही थी। इसका वर्णन अगर हम करें कि मानक की माँ ने किया है कि सिपाही के लिए वो कहती भी है मानक की माँ कि यह कि हमारी तरह गरीब आदमी इसकी माँ के पीछे रो रो कर पागल हो गई है, यह सिपाही की माँ कह रही है। इसके घर में बच्चा होने वाला है, यह मर गया है तो इसकी बीवी फांसी लगाकर मर जाएगी, ऐसे शब्दों को यहाँ संबोधित किया गया है। तो इसके बाद अगर हम अगले प्रश्न को देखते हैं तो इसमें पाएंगे कि अगले प्रश्न में जैसे आप देख रहे हैं कि जूठन के लेखक, जूठन पाठ जो है, जूठन के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि की माँ क्यों रो पड़ी। तो जूठन पाठ अगर आप पढ़े हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप ओम प्रकाश वाल्मीकि की बातों को समझ रहे हैं, उनकी बातों से सहमत हैं। और उनकी माँ क्यों रो पड़ती है, क्या परिस्थिति आता है, कैसे परिस्थितियों से वो गुजरी हुई है, इन तमाम बातों को आप समझ रहे हैं। क्योंकि ये जूठन पाठ जो है, इसको लिखे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी खुद अपनी माँ की स्थिति को, अपने परिवार की स्थिति को, अपने मनोदशा को दर्शा रहे हैं कि इस पाठ में, इस पाठ के माध्यम से वह कैसे परिवार से कहाँ तक पहुँचे हैं, कितनी गरीबियों को झेले हैं, कितनी समस्याओं को देखे हैं, इन तमाम स्थितियों से आगे बढ़ते हुए वे कहाँ तक पहुँचे हैं, इन तमाम बातों को वे दर्शा रहे हैं। अब इसमें जो है, इस पाठ में उनकी माँ के जो स्थिति है कि वो क्यों रो पड़ती है, इस बात को अगर समझना है तो जूठन जो शीर्षक पाठ है, यह एक तरह का आत्मकथा के रूप में हम समझ सकते हैं कि उनकी आत्मकथा है जूठन। ऐसे प्रसंग की भी एक वर्णन किया गया है जो नहीं चाहते हुए भी उसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा उसे वहां दिखाना पड़ता है, क्योंकि उनकी आत्मकथा है तो इस बात को तो दर्शाना ही है, कितनी परिस्थितियों को झेले हैं, कितनी समस्याओं को देखे हैं, इन बातों को भी उन्हें दर्शाना है। लेखक अपने चाचा के साथ बैल की खाल उधेड़ने में एक तरह के सहयोग करते हैं, क्योंकि वह एक यहाँ कह सकते हैं कि ऐसे समाज से, ऐसे वर्ग से वे आते हैं कि जैसे मवेशी मर जाते हैं तो उनके चमड़े को छीलने का काम भी करते हैं। तो वैसी स्थितियों से अपने आप को जोड़ रहे हैं कि वे अपने भाई के साथ बैल के चमड़े को छीलने में भी सहयोग करते हैं। साथ ही खाल का बोझा भी लेखक के वजन से भारी होने के कारण वे घर तक लाते लाते लेखक जो हैं अपनी इस दशा को दिखा रहे हैं कि उस बोझ को लाते लाते क्या होते हैं कि उनकी टांगें अब जवाब देने लगती है, पैर चल नहीं पाता है, पैर से चलने में उन्हें तकलीफ होने लगता है। इस हालत में वे घर पहुंचते हुए भी उनकी माँ जब देखती है ऐसे दशा को तो उनकी माँ भी रो पड़ती है। आप इस बातों को समझ के आभास कर सकते हैं कि यहाँ उनकी माँ के ऊपर कैसे विपत्ति आता होगा, कैसे परिस्थितियां आती होगी, कैसे वह देखकर और सहम जाती होगी, रो पड़ती होगी। तो वे माँ भी रो पड़ती है। इस हालत में वे जब घर पहुंचते हैं तो उनकी माँ रो पड़ती है। और साथ में इनमें उनकी माँ कहती है, इनसे इतना स्पष्ट कहती है कि इनसे ये मत कराओ, और अपने घर वालों को समझाती है इन्हें इस गंदी में, ऐसे जो गंदगी की स्थिति है, ऐसे गंदगी की स्थिति में घसीटने से इसे रोको और इसे इस काम को नहीं करने दो। भाभी के कहे यह शब्द आज भी लेखक के, यानी लेखक की जो भाभी है, तो भाभी के कहे हुए बात लेखक के कानों में आज भी गूंज रही है। आज भी इसका प्रभाव उनके दिमाग में, उनके मन मस्तिष्क पे पड़ा हुआ है कि ऐसा प्रभाव पड़ा कि लेखक दृढ़ संकल्प के साथ पढ़ाई में वे ध्यान देते हुए पढ़ाई में ध्यान लगाने लगते हैं। और यह कि स्नातकोत्तर करने के बाद, जब स्नातकोत्तर कर लेते हैं तो स्नातकोत्तर करने के बाद अब अनेक समाज, जैसे डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार से जो सम्मानित हुए थे, ऐसे सम्मान, जय श्री सम्मान, कथाक्रम सम्मान से विभूषित होकर सरकार की जो स्थितियां हैं, सरकार की जो परेशानियां हैं, वे सारे ऑर्डिनेंस, वे अधिकारी पद को भी विभूषित करने का कार्य देखते हैं। तो उनके मन में भी यह बातें घर बना लेती है और वे ऐसे करने के लिए ललायित भी होते हैं। और अगले प्रश्न
यानी देखेंगे कि मल्यज जो है, मल्यज के अनुसार सुरक्षा कहाँ है। तो मल्यज के अनुसार जो सुरक्षा की बात किया जाता है, यह पाठ जो लिया गया है हंसते हुए मेरा अकेलापन, या मल्यज महोदय के द्वारा लिखित एक ऐसा पाठ है कि इनके अनुसार सुरक्षा की बात अगर की जाए कि सुरक्षा है कहाँ, तो सुरक्षा की दृष्टि को दर्शाते हुए बता रहे हैं कि मल्यज यहाँ अपनी नवी डायरी में सुरक्षा पर विचार व्यक्त करते हुए डायरी में लिखते हैं कि व्यक्ति की जो सुरक्षा है वह रोशनी में हो सकती है, अंधेरे में सुरक्षा नहीं हो सकती है। क्योंकि अंधेरे में सुरक्षा, तो आप समझ रहे हैं कि अंधेरे में किसकी सुरक्षा होती है। खासकर अंधेरे में सिर्फ छिपा जा सकता है, या छिपने का काम अंधेरे में हो सकता है। सुरक्षा चुनौती में, यानी अगर कहा जाए कि चुनौती को झेलने में ही है, बचाने में बिल्कुल सुरक्षा की बात हम कर ही नहीं सकते हैं, या सुरक्षा हो ही नहीं सकती है। इसलिए जो आक्रामक व्यक्ति होता है, आक्रामक व्यक्ति ही अपनी सुरक्षा कर सकता है, और बचाव करने के लिए व्यक्ति जो होता है बिल्कुल असुरक्षित होता है, वह सिर्फ बचाव की बात करता है। खासकर पलायन वह स्वयं को बचाने के जीवन की एक सुरक्षा नहीं होती है। और साहस के साथ अगर कहा जाए कि चुनौती जो होता है, चुनौती स्वीकार कर पूर्ण रूप से जो संघरित जीवन जीने में सुरक्षा मनुष्य के अंदर जो होती है, सुरक्षा यह मानना चाहिए। क्योंकि यह सुरक्षा जो होती है यह अंधेरे में कदापि हो नहीं सकती है, या जब भी होगा तो यह प्रकाश में होगा, रोशनी में होगा। तो इस तरह से आप देखें यहाँ अगले प्रश्न में अगर हम विचार करते हैं कि तिरछ कहानी में वर्णित शहर के चरित्र से आप कितना सहमत हैं। तिरछ कहानी में जो शहर का वर्णन किया गया है, इसे तिरछ जो पाठ है, इस पाठ को उदय प्रकाश महोदय जी द्वारा यह लिखा हुआ एक पाठ है। और उदय प्रकाश जी इस कहानी में क्या बता रहे हैं, शहर के बारे में किस तरह की चर्चा कर रहे हैं कि शहर के चरित्र से आप कितना सहमत हैं, शहर के चरित्र को आप कितना जानते हैं। तो इसमें आप ये जानते हैं कि इस पाठ में तिरछ के माध्यम से यह दर्शाया गया है कि लेखक इस कहानी के माध्यम से, इस कहानी का संबंध जो है शहर के प्रति अपने जन्मजात भय से वो दिखा रहे हैं कि शहर के लोग कितने यहाँ उनके लिए खतरनाक होते हैं। या यहाँ दिखाया जा रहा है कि वैसे सरपंच की बात की गई है इस पाठ में कि जो अपने गांव के बहुत प्रतिष्ठित सरपंच होते हैं, गांव में सभी लोग उन्हें प्रणाम सलाम अदाब ये सब करते हैं। लेकिन जैसे ही वह शहर में जाते हैं तो शहर में वही शहर उसी व्यक्ति के लिए कितना भयावह हो जाता है, एक कितना भय भरी दुनिया हो जाती है उस शहर में, जहां उस सरपंच की मृत्यु हो जाती है। इस दृश्य में जो लेखक के द्वारा, लेखक ने एक तरह के प्रतीक का सहारा भी लिया है इस माध्यम में। ऐसा लगता है कि संभवतः शहर जो है एक तिरछ का ही प्रतीक को दिखा रहे हैं कि शहर बिल्कुल तिरछ का ही प्रतीक है। जो तिरछ को यहाँ दिखाया जा रहा है, तिरछ का भय जो गांव में बना हुआ था, उसी तिरछ का भय वह पूरे शहर को बता रहे हैं कि वह शहर ही पूरा तिरछ है। और इस तरह से वे बताते हैं लेखक कि अपने ऐसा लगता है उनके विचारों में कि संभवतः शहर तिरछ का यह प्रतीक तो है, लेकिन यह प्रतीक का सहारा वे लेते हुए बता रहे हैं कि ऐसा संभवतः लेखक के कहने का यहाँ आशय यह बनता है कि कहानी में शहर का अत्यंत सजीव तथा रोमांचकारी वर्णन किया गया है लेखक के द्वारा। शहरी जीवन जो है, इस शहरी जीवन का एक तरह से कहा जाए कि विसंगतियों तथा विकृतियों का भी हमें इसमें सफल प्रयास किया गया है लेखक के द्वारा। शहर में आधुनिकता से जो स्थिति जुड़ गई है वह द्वंद्व भीषण और यथार्थ बन गया है। खासकर अगर कहा जाए कहानी में शहरी तथा ग्रामीण जीवन के बीच उपजी हुई जो खाई है, उपजी हुई जो अस्थिरता है, इसके माध्यम से उन्होंने चित्रण किया है। क्योंकि शहर की जो स्थिति है वह आधुनिक संस्कृति से उपजी विकृति तथा द्वंद्व का एक उज्ज्वलंत उदाहरण के रूप में दर्शा रहे हैं। खासकर लेखक के पिताजी जो हैं, वह पिताजी की यहाँ एक तरह की करुण कथा का जो वर्णन किया गया है इस पाठ में, अपने पिताजी के ही कथा को इन्होंने वर्णन करके दर्शाया है कि तिरछ जैसे विषैले जंतु को प्रतीक स्वरूप या कहानी में जो दर्शाया गया है वह प्रतिस्थापित उन्होंने करके हम लोगों के बीच में प्रस्तुत किए हैं। क्योंकि कहानी में वर्णित शहर का चरित्र जो है पूर्णतः उचित और निर्विवाद के रूप में यहाँ यह सत्य माना जा सकता है, सत्य का एक प्रतीक होता है। यह है तिरछ की स्थिति। तो आप देख रहे हैं तिरछ जो पाठ है इसके साथ, इसके बाद अगले प्रश्न पर जब हम विचार करते हैं तो यहाँ पाएंगे कि जीवन में स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है। देख रहे हैं कि जीवन में स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है। यह पाठ है शिक्षा से दर्शाया गया है। इस पाठ को लिखे हैं जे कृष्णमूर्ति।
यह प्रश्न ऐसे भी हो सकता है कि जे कृष्ण मूर्ति के अनुसार अगर हम जीवन की स्वतंत्रता की बात करें तो कैसे हम दर्शा सकते हैं, या क्यों आवश्यक है जे कृष्ण मूर्ति के अनुसार जीवन में स्वतंत्रता की आवश्यकता क्यों है। ऐसे करके प्रश्न अलग अलग भी हो सकते हैं। तो इस सभी का निचोड़ एक ही बनेगा जो अभी हम बताने जा रहे हैं कि यहाँ लेखक जो है इनके कहने के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो देखेंगे कि अविलंब एक स्वतंत्रता पूर्वक वातावरण तैयार करना ताकि हम सत्य की खोज कर सके, सत्य की ज्ञान हासिल कर सके। और हम में से अधिकांश व्यक्ति जो है ज्यों ज्यों बड़े होते जाते हैं त्यों त्यों ज्यादा वो भयभीत भी होते चले जाते हैं। जैसे मनुष्य का उम्र बढ़ते जाता है उसके अंदर भय का वातावरण भी विद्यमान होते जाता है। हम जीवन में भयभीत रहते हैं। आप आभास करेंगे अपनी बातों से कि हम जीवन में भयभीत रहते हैं। नौकरी के छूट जाने का डर बना रहता है, परंपराओं से, और इस बात से भी हम भयभीत बने रहते हैं कि पड़ोसी हैं, पत्नी है या पति है, क्या कहकर ऐसे क्या वहां कहा जाए। हम मृत्यु से भी भयभीत रहते हैं। हम में से अधिकांश व्यक्ति किसी न किसी रूप से, किसी न किसी ढंग से वे निश्चित रूप से भयभीत हुए रहते हैं। जहां भय है वहां मेघा हो ही नहीं सकता है। आप समझ रहे हैं कि जहां भी भय बना हुआ है वहां मेघा, वहां तेजस्विता का गुण हो ही नहीं सकता है। और जहां भय नहीं है वही मेघावी हो सकता है, उसी के अंदर मेघा हो सकता है। इसलिए हमें बचपन से ही ऐसे वातावरण में रहने की जरूरत है कि हमारे अंदर भय नाम का कोई वस्तु ही नहीं हो, भय नाम का कोई शक ही नहीं हो, भय नाम की बीमारी ही नहीं हो, तो हमें भय नहीं हो। जहां स्वतंत्रता हो, स्वच्छंदता हो, भय मुक्त हो, और ऐसे भय मुक्त हो कि सिर्फ मनचाहे कार्य करने की स्वतंत्रता ही नहीं होती है। अगर हम कहें तो एक स्वतंत्रता जहां आप जीवन की संपूर्ण प्रक्रिया समझ सकें, जीवन की जो संपूर्ण प्रक्रियाएं होती है इस कार्यों को हम समझ सकें। और खासकर जीवन का अर्थ बनता है, जीवन का यह अर्थ होता है कि अपने लिए स्वतंत्रता, जहां आप जीवन की जो अगर कहा जाए अपने लिए जो स्वतंत्रता हम खोजते हैं यह तभी संभव है जब हम स्वतंत्र हों। लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं होता है, यह कदापि नहीं होता है कि मेरी स्वतंत्रता के चलते किसी का बंधन में बंधना पड़ जाए, कोई बंधन में जुड़ जाए, या अपनी स्वतंत्रता के लिए हम किसी के स्वतंत्रता का हनन करने लगे। यह भी स्वतंत्रता होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ शिक्षा के माध्यम से इस बात को दर्शाया गया है। अब हम यहाँ देखेंगे कि पदखंड से भी कुछ बातों को लिया गया है, जो पहले ही मैंने बताया था कि यहाँ गदखंड से जो लघुतरीय प्रश्न में जो मैंने 12 लिया है, फिर पदखंड से यहाँ हम 10 प्रश्न को लिए हैं, और 10 प्रश्नों को हम बारी बारी से यहाँ दिखाएंगे कि हम संवरे, या पदखंड का है कि हम संवरे दुई बोल से जायसी का क्या तात्पर्य है। मलिक मोहम्मद जायसी जो है कड़बक से यह लिया गया प्रश्न है। ये कड़बक जो लिखा गया मलिक मोहम्मद जायसी के माध्यम से, इस कड़बक से लिया गया शब्द है। इसमें यहाँ कवि बता रहे हैं कि हम संवरे दुई बोल से जायसी का क्या तात्पर्य है। तो हम संवरे दुई बोल यहाँ है कि वह हमारे लिए भी 2 बोल याद कर लें, हमारे लिए भी 2 बातों को याद कर ले, 2 बोल को याद कर ले। और खासकर यहाँ कहा जाता है कि अगर हम कहें यहाँ कि जायसी के अनुसार अगर हम कहें कि 2 बोल कुरान शरीफ के 2 छोटे सूरे हैं, और कब्रों के पत्थर पर प्राय या प्रार्थना की अगर बात की जाती है या प्रार्थना की गई रहती है कि जाने वाले पथिक उन 2 कलमों को पढ़ ले। इसमें मृत व्यक्ति को अगर हम कहें कि मृत व्यक्ति को पुण्य शांति मिलती है, यह काव्य जायसी का एक स्मारक भी माना जाता है। जो इस स्मारक को पढ़े वह इसके लिए 2 बोल पढ़ ले। यह कवि की एक नम्र विनती यहां दिखाई देती है कि कवि यहां पे नम्रता पूर्वक विनती करते हैं कि मेरे लिए भी 2 बोल बोल ले। अगले प्रश्न अगर हम देखें कि यहां पदखंड से ही जो दूसरा प्रश्न है कि मांगंत सुर जुठनिया से क्या तात्पर्य है। मांगंत सुर जुठनिया यानी कि सूरदास का लिखा हुआ ये मांगत सुर जुठनिया से यहाँ क्या तात्पर्य है। तो सूरदास जो है बालक श्री कृष्ण की बात करते हैं, और श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने हेतु एक तरह का प्रेम विहल हो उठते हैं। और खासकर यहाँ अगर हम यहाँ सूरदास की बात करें तो यहाँ वात्सल्य की बात अगर करते हैं कि रस के अनुसार साथ साथ भक्ति रस भी अभिव्यक्त की जाती है। और बालक श्री कृष्ण के भोजन के बाद यहाँ नंद बाबा जो हैं श्याम का हाथ धोते हैं, यह देखकर सूरदास जी भक्ति रस में डूब जाते हैं।
और इतने डूब जाते हैं, इतने डूब जाते हैं कि वे बालक श्री कृष्ण के जूठन नंद जी से मांगते हैं कि उनका जूठन भी हम तक हासिल हो जाए। सूरदास की कृष्ण भक्ति एक तरह की अनुपम भक्ति होती है और इसी भक्ति भाव को यहाँ सूरदास दर्शा रहे हैं। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं आसानी से कि सूर जूठनिया से क्या तात्पर्य है, कि सूरदास यहाँ नंद जी से जूठन का एक तरह से उम्मीद रखते हैं कि मुझे जूठन ही मिल जाता है तो हमारा जिंदगी धन्य हो सकता है, हम धन्य हो सकते हैं अपने जिंदगी में। अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पाएंगे कि तुलसी सीता से कैसे सहायता मांगते हैं। तुलसीदास जो है सीता से कैसे सहायता मांगते हैं, तो तुलसीदास का नाम भी आप जानते हैं। यह पाठ जो है यह भी पद से लिया गया है और तुलसीदास द्वारा रचित यह पद है जिसमें वो सीता से कैसी सहायता मांगते हैं, किस तरह की सहायता की उम्मीद रखते हैं। इसे अलग भी ढंग से पूछा जा सकता है कि तुलसीदास माता सीता से क्या सहायता मांगते हैं, ऐसे भी प्रश्न हो सकता है। तो तुलसीदास शब्द को कह देने से, नाम को रख देने से यह तात्पर्य बनता है कि सीता जी सशक्त ढंग से, यानी कि सशक्त ढंग का मतलब कि काफी प्रेशर देकर, जोर देकर उनकी बातों को भगवान श्री राम के समक्ष रख सकेगी, यह उन्हें आभास है, उनके अंदर यह पूरी तरह से विश्वास है। अतः तुलसीदास जो है यहाँ माता सीता द्वारा अपनी बातें राम के समक्ष रखने की वे उससे श्रेष्ठकर दूसरा कोई उपाय ही नहीं समझती है, इससे बेहतर कोई दूसरा उपाय ही नहीं है सीता माता के माध्यम से जो राम के पास रखा जाएगा। या तुलसीदास इसलिए सीता से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि तुलसी माँ सीता से वह भवसागर पार कराने वाले जो श्री राम का गुणगान वे करते हुए मुक्ति प्राप्ति की सहायता की याचना करते हैं कि अगर सीता माता चाहे तो मुझे मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। अगले प्रश्न का अगर हम जिक्र करते हैं तो यहाँ पाएंगे कि छत्रसाल की तलवार कैसी है। छत्रसाल की तलवार यानी छत्रसाल की तलवार जो है यह कैसी है, अगर इस पर हम बात करें तो इसे हम देख सकते हैं कि छत्रसाल की तलवार यानी कि यह कवित या भूषण के द्वारा लिखा हुआ, रचा हुआ यह कविता है, कवित। तो इसमें छत्रसाल की तलवार की बात अगर हम करें तो भूषण ने शिवाजी की तुलना जो किया हुआ है, शिवाजी, शेर शिवाजी का नाम आप जानते हैं, इतिहास में आपको सुनने के लिए मिलेगा। तो छत्रसाल की तलवार की तुलना जो किया गया है यह कैसा है तलवार, किसकी तुलना किया गया है, तो कविवर भूषण ने छत्रसाल की तलवार का एक तरह से बेहद ही ओजस्वी और अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन भी करते हुए वे थकते नहीं हैं कि छत्रसाल की तलवार एक तरह का प्रलयकारी सूर्य की तरह नजर आता है, कि ऐसा सूर्य है जो प्रलय मचाने वाला यह सूर्य है, ऐसे तलवार का वर्णन किया जाता है। उनकी तलवार शत्रुओं के गले के लिए एक तरह का नागिन बन जाता है, जो भगवान शंकर को शत्रुओं के गले की या मुंडमाला पहनाकर प्रसन्न करती है। यह तलवार जो है शत्रुओं के गले को काट काट कर कामदेव को भोजन कराती है और देवी कलिका को प्रसन्न करने का काम करती है। इस तलवार की इतनी खासियत वो दिखा रहे हैं यहाँ भूषण महोदय। तो अगले प्रश्न की अगर हम जिक्र करें कि तुमुल कोलाहल कलश में का केंद्रीय भाव क्या है। तुमुल कोलाहल कला, यह पाठी का नाम है, तुमुल कोलाहल कला। इस पाठ को, इस कविता को रचने का काम जयशंकर प्रसाद जी किए हैं और इसमें इसका केंद्रीय भाव की अगर हम जिक्र करते हैं तो केंद्रीय भाव में हम पाएंगे कि प्रस्तुत यह गीत जो है तुमुल कोलाहल कला श्री जयशंकर प्रसाद जी के कमायनी नामक जो विशद ग्रंथ है उसी से उद्धत किया गया है। और खासकर कमायनी जो है हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि भी है। जीवन में शांति और आनंद की बात अगर करें, इसकी प्राप्ति के लिए मस्तिष्क से हम हृदय पक्ष का पूर्ण समन्वय अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि इसके पूर्ण समन्वय के बिना यह संभव ही नहीं है। जब तक मनुष्य श्रद्धा नहीं होगी तब तक यह जीवन संपन्न नहीं होगा। तो इस तरह की बातों को यहाँ जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित किया गया है या दर्शाया गया है। फिर अगले प्रश्न की अगर हम जिक्र करें, प्रश्न पर अगर हम विचार करते हैं तो यहाँ देखेंगे कि पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है। पुत्र जो है उसके लिए माँ क्या क्या करती है। अगर इस बातों को हम समझते हैं तो आप भी समझ रहे हैं। इस कविता को जैसे पुत्र वियोग पाठ से लिया गया है जो सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है, और आप भी समझ रहे हैं कि पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है। यदि आप अपने माँ की बातों को याद रखें, जब आप पुत्र थे, छोटे पुत्र थे और छोटे से बड़े हुए हैं, इस बातों को आप समझेंगे तो आपको बेहद ही बातें समझ में आएगी कि कवित्री जो है अपने वात्स्यायन भाव से एक तरह से अभिभूत भी है। और वह कहती है, कवित्री कहती है कि उसने अपने पुत्र को इस भय से अपनी गोद में नहीं उतारा, यानी माता के अंदर जो भय है, इस भय से उसे
गोद से नहीं उतारा कि उसे ठंड न लग जाए, ठंड लगने के डर से उसे गोद से नहीं उतारा, उसे थपकी देकर सुलाने का वो हमेशा प्रयास करते रही, उसे लोरियां गाकर सुनाती रही। अपने पुत्र को स्वस्थ और सुखी देखने के लिए वह मंदिरों में जाकर नारियल, दूध और बतासे भी चढ़ाने का काम करते रही। उसकी प्रसन्नता ने भी उसकी पूरी खुशी निहित होती है और इस खुशी के कारण वे अपने आप को कष्ट सहते हुए पुत्र को सुख देते रहने का वह हर संभव प्रयास करते रही। यही यहाँ सुभद्रा कुमारी चौहान का वर्णन है। और भी बातों को आप इसमें जितना चाहे उतना बड़ा कर सकते हैं कि आपके साथ माता क्या करती है, माता ने क्या किया। इस बात को अगर आप याद रखेंगे तो आप निश्चित रूप से इसे और बेहतर ढंग से लिख सकेंगे। अगले प्रश्न का अगर हम यहाँ जिक्र करें, 7वें नंबर जो प्रश्न है, यहाँ भोर के रंग को राख से लिपा क्यों गया है। यानी भोर का रंग जो है, इससे कहा गया है कवि के द्वारा कि इसे राख से क्यों लिपा गया है। यानी कि यह पाठ जो है उषा पाठ से लिया गया है। पाठ का नाम है उषा, यानी कि शमेश्वर बहादुर सिंह के द्वारा रचित है उषा। और इसी पाठ के माध्यम से यहाँ भोर का रंग आप समझ रहे हैं कि भोर के समय में आकाश का रंग कैसा होता है, जो आकाश होता है, गगन का रंग कैसा होता है, उस रंग को अगर कहा जा रहा है कि लिपा क्यों गया है, राख से क्यों लिपा गया है, तो इसे कभी किस भाव से प्रस्तुत कर रहे हैं, कभी किस भाव से इसे वर्णन कर रहे हैं। अगर हम देखें तो भोर का आकाश गीली राख के रंग के समान गहरा स्लेटी होता है, और इतना गहरा स्लेटी होता है तब वातावरण में नमी और पवित्रता होती है। खासकर अगर हम कहें कि जो भोर का रंग होता है वह इन तीनों विशेषताओं को अगर हम कहें कि इसका रंग, नमी और पवित्रता की बात अगर हम करते हैं तो इसके कारण भोर के नभ को राख से लिपा हुआ चौका के रूप में माना जाता है। चौका आप समझ रहे, लिपा हुआ चौका जो होता है तो लिपा हुआ चौका के रूप में माना जाता है। कभी जो है भोरकालीन वातावरण का रसोई घर की पवित्रता के समान एक तरह से पवित्र कहना ही उचित समझा है, अन्यथा यहाँ वो समझ रहे हैं कि इससे उचित दूसरा शब्द हो ही नहीं सकता है। तो इस तरह से यहाँ भोर के रंग को चौका के समान गीला कहा गया है। फिर अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पाएंगे, देखेंगे कि मुक्तिबोध की कविता में नदियों की वेदना का क्या कारण है। मुक्तिबोध की कविता जो है इसमें नदियों की वेदना जो है, नदियों की वेदना, इन नदियों का दुख जो है, इसका क्या कारण है। इसमें मुक्तिबोध की जो कविता है, नदियों की तीव्र धारा में जन जन की जो जीवन धारा है उसका एक बहाव कवि के अंतर्गत यह दिखाया गया है कि यह वेदना के रूप में प्रकट हुआ है। जल की अविरल कल करता प्रवाह जो है यहाँ पे एक तरह से वेदना के गीत जैसा ही यहाँ प्रतीत होता है। खासकर अगर हम कहें तो यहाँ देखेंगे कि मानो मन की व्यथा कथा को इस सांकेतिक शैली में कवि के द्वारा स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। गंगा आप देख रहे हैं, गंगा का नाम सुने हैं, इरावती का नाम सुने हैं, मीनाम का नाम सुने हैं, नील का नाम सुने हैं, अमेजन का नाम सुने हैं, मिसौरी आदि। इन सारी नदियों की अगर हम बात करें, इनको हम देखें तो ऐसी नदियां जो जिक्र किया गया है आपके कविता में, आदि नदियां अपने अंतर में समेटे हुए विशाल जल राशि के साथ वह निरंतर यानी लगातार वह प्रवाहित होते हुए नजर आती है। उसके प्रवाह की जो वेगवती धारा है, इस धारा में से जीवन की जो वेदनापूर्ण एक संगीत निकलता है, इसी संगीत को कवि ने यहाँ पे अपने इस कविता में संजोने का काम किए हैं। फिर हम अगला प्रश्न देखते हैं इसका कि यहाँ 9वां प्रश्न जो दिया गया है, 9वें प्रश्न में जैसे बूढ़ा मशक वाला का क्या कथन है। बूढ़ा मशक वाला आप समझ रहे हैं कि बूढ़ा मशक वाला या जो हार जीत पाठ है, कविता है, हार जीत अशोक वाजपेयी द्वारा रचित, या बूढ़ा मशक वाला से क्या तात्पर्य है, क्या समझते हैं। या इसे और भी अलग ढंग से पूछा जा सकता है कि जिसकी विजय हुई सेना की या नागरिकों की, कवि ने इस ऐसे प्रश्न को क्यों खड़ा किया, या विजय किसकी हुई। आप सोच सकते हैं कि इसमें विजय किसकी होती है, या बूढ़ा मशक वाला का क्या कथन है। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि जो शासक वर्ग होते हैं, जो भी शासक वर्ग होते हैं, राजा होते हैं, उनका सीधा काम है कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए युद्ध लड़ते हैं, अपना काम निकालने के लिए युद्ध लड़ेंगे। इस युद्ध में मारे जाते हैं सेना, नागरिक, और विजय होती है किसकी, तो राजाओं की। आप बात समझ रहे हैं इसको कि जो भी मारे जाते हैं वह सेना मारे जाते हैं, नागरिक मारे जाते हैं, वहां के साधारण लोग मारे जाते हैं, और विजय होती है राजा की। राजा जीत गए। कुर्बान होने वाले कितने लोग हुए, कौन कौन हुए,
लेकिन जीते कौन? राजा जीत गए, राजा हार गए। तो मशक वाला का कथन है कि हम एक बार फिर हार गए हैं और गाजे बाजी के साथ, खासकर यहाँ जीत नहीं हार लौट रही है, मूल बात की ओर यहाँ कभी ध्यान जो है वे नहीं दे रहे हैं। विडंबना इस बात की बनती है कि मशक वाले की एकमात्र जिम्मेवारी बनती है कि सड़क सींचने पर भी सच लिखने की, बोलने की नहीं होती है, यानी कि सच लिखने की हिम्मत सब में नहीं होती है। यहाँ जो मशक वाला बुद्धिजीवी वर्ग का प्रतीक होता है, यानी बुद्धिजीवी वर्ग का प्रतीक माना गया है, नागरिकों का यही एक दशा है कि किसी की भी जीत हो, किसी की भी हार हो, इन पंक्तियों में कवि जो है इतिहास और जीवन के यथार्थ से एक परिचय कराने का काम करते हैं और वे दर्शाते हैं कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, जीवन का वास्तविक यहाँ शासक वर्ग का क्या लक्ष्य है, शासक क्या चाहते हैं, किसकी हार हुई और किसकी जीत हुई, इस बात का यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं कवि। अगले प्रश्न का अगर हम देखते हैं कि पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि चिंतित क्यों है, तो पंच परमेश्वर यानी कि गांव का घर, ये पाठ है इस कविता में, जैसे ज्ञानेंद्र पति जी द्वारा यह रचित है कि पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि चिंतित क्यों है। तो गांवों की जो पुरानी व्यवस्था है, गांवों में जो पुरानी व्यवस्था आप देखते हैं, यहाँ नैतिक मूल्यों का वर्तमान व्यवस्था द्वारा ह्रास की जो चिंता का एक विषय बना हुआ है, इसमें नई व्यवस्था में पंचायती राज के, अगर पंचायती राज में हम कहें तो पंचायती राज में मानो पंच परमेश्वर ही खो गए हैं। जो पुरानी ग्रामीण व्यवस्था है, इस पुरानी ग्रामीण व्यवस्था में गांवों के विवाद को निपटाने में पंच परमेश्वर तथा पंचायत की जो भूमिका होती है, इसी का वर्णन यहाँ कवि द्वारा किया गया है। वहीं वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से अगर हम जिक्र करें तो एक तरह का व्याप्त भ्रष्टाचार यहाँ दिखता है, अनैतिकता दिखता है, अराजकता की ओर यहाँ कवि द्वारा संकेत किया गया है। कवि की ऐसी देखने से, कवि के माध्यम से देखने से प्रतीत होता है कि पंच परमेश्वर का सौम्य रूप जो है वह पंचायती राज की अव्यवस्था तथा अन्याय के अंधकार में या लुप्त होते हुए नजर आ रहा है। इसलिए कवि इस बात को यहाँ हम लोग के बीच में उपस्थित करते हुए दर्शा रहे हैं, जो यहाँ गांव का घर पाठ के माध्यम से दर्शा रहे हैं। तो इस तरह हमने देखा यहाँ जितना ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसके साथ अब हम देखेंगे इसमें कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है। आइए हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि इसमें क्या आपको गेस के रूप में दिया जा रहा है। यहाँ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, जैसे अभी इसके पहले मैंने बताया कि लघु उत्तरीय के बाद जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वो 5 अंक के लिए 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और 3 प्रश्न जो होंगे 5-5 अंक के लिए होंगे। तो इस तरह के जो होंगे, जैसे देख रहे हैं यहाँ पे कि बातचीत निबंध की विशेषता बताइए। बातचीत जो निबंध है, बातचीत जो पाठ है और इस पाठ की विशेषता क्या है, इस विशेषता को बताना है। तो इसमें आप समझ रहे हैं कि जैसे सुविख्यात यहाँ लेखक जो है निबंधकार के रूप में हम समझेंगे कि निबंधकार बालकृष्ण भट्ट के अनुसार यह बात कही गई है कि उन्होंने सबसे उत्तम प्रकार का अगर बात समझा है, सबसे उत्तम प्रकार के विचार को समझा है, तो उन्होंने बातचीत को ही अपने तरह से वह एक शक्ति पैदा करना समझते हैं, जिससे व्यक्ति स्व से बात कर सके, स्व यानी सेल्फ, अपने से बात कर सके। यह बात बोलने से ही यहाँ मनुष्य के रूप में एक तरह का साक्षात्कार की बात आ जाती है कि मनुष्य अपने बारे में समझ पाता है। अपने बारे में जैसे ही मनुष्य समझ पाएगा, स्व की बात को समझ पाएगा, तो निश्चित रूप से बातचीत के दरमियान ही मनुष्य अपने दिल की बातों को, अपने मन की बातों को एक दूसरे के समक्ष प्रकट करने का काम भी कर सकता है। वास्तव में अगर हम कहें, वास्तव में इस बातों को समझे तो जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण और दोष प्रकट होता नहीं है। बिना बोले हुए हम किसी व्यक्ति के गुण और दोष के बारे में तो जान ही नहीं सकते हैं। तो जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं तब तक उसका गुण और दोष प्रकट होगा नहीं। तो बातचीत जो है, इसके द्वारा 2 व्यक्तियों को लेकर अगर कहा जाए, एक मीटिंग या सभा तक की अगर भावना और चाहत को समझा जाता है, यहाँ देखा जाता है, तो एक तरह से यह बात देखने के लिए निश्चित रूप से मिलेगा कि बातचीत ही एक ऐसा माध्यम है, केंद्र बिंदु है, जिसके द्वारा मनुष्य के अंदर छिपे हुए गुण दोष जो होते हैं वह सहजता से एक दूसरे के सामने प्रकट होते हुए नजर आते हैं या प्रकट हो जाते हैं। इसलिए यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि मौन रहने से व्यक्ति जो होता है, व्यक्ति का कोई आंतरिक बातों को हम नहीं समझ पाते हैं, व्यक्ति के बारे में हम नहीं समझ पाते हैं, या व्यक्ति के बारे में पता लगाना बिल्कुल आसान बात नहीं रह जाता है। तो बातचीत ही एक ऐसा माध्यम है जिससे व्यक्ति के अंदर की भावनाओं को, उसकी इच्छाओं को, उसके इरादों को हम समझ सकते हैं। अन्यथा हम मौन रहने से किसी के बारे में कुछ नहीं अंदाजा लगा सकते हैं। फिर अगला प्रश्न आप देखेंगे। यहाँ अगले प्रश्न में जैसे यहाँ पे दिया गया है
कि लहना सिंह का चरित्र चित्रण कीजिए। लहना सिंह जो है कौन है, इनका चरित्र चित्रण कैसे हम करेंगे, उनके बारे में हम क्या बातें करेंगे। तो आप समझ रहे हैं लहना सिंह के बारे में, इनके चरित्र चित्रण करने के से अलग भी तरह से प्रश्न किया जा सकता है कि उसने कहा था, पाठ जो है उसने कहा था, उसी से लिया गया लहना सिंह का शीर्षक कहानी का सारांश अथवा इसके मार्मिकता का वर्णन करना है। तो ऐसे मार्मिकता का वर्णन करें, ऐसे बात आएगा तो वही बात हुआ कि लहना सिंह का चरित्र चित्रण कर देंगे। तो उसने कहा था पाठ का यहाँ चरित्र चित्रण भी आप कर सकते हैं, उसके मार्मिकता की बात को आप दर्शा सकते हैं। तो यह हिंदी कहानी जो है, हिंदी कहानी के इतिहास के में चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखा हुआ यह जो पाठ है, इस पाठ में कहा गया है कि कहानी में उसने कहा था, ये जो पाठ लिया गया है अपने ढंग की पहली एक बुरकानुमा एक कहानी कही जा सकती है कि एक ऐसी कहानी है जो बुरकानुमा है, क्योंकि बुरकानुमा कहानी अपनी उत्सुकता अंत तक बनाए रखने का काम करती है। खासकर कहा जा सकता है कि ऐसी कहानियां जो होती है यह संश्लिष्ट ही हुआ करती है, और ऐसा ही प्रसंगों में यह सामने भी आ जाते हैं कि दो मुख्य पात्र 8 साल की एक लड़की की बात, जो इसके पहले अब लघुत्तरीय प्रश्न में बात किया गया था, और एक 8 साल की लड़की का बात है, और लगभग इसी अवस्था के कुछ एक लड़के का बात आता है। जैसे वह वहां पे कथा के समक्ष यहाँ अपने एक अद्वितीय प्रवाह के साथ, यानी कि यह बातचीत का एक क्रम जारी होता है कि लड़का जो होता है लड़की को टांगे के नीचे से खींचने का काम करता है, और जब टांगे के नीचे से खींचता है और 2 शब्द बातें करता है कि क्या तेरी कुड़मुड़ाई हो गई है क्या, यानी कि कुड़मुड़ाई, जैसे इसके पहले भी मैंने बताया था कि कुड़मुड़ाई का मतलब होता है सगाई। तो वो लड़की जो होती है हंसते हुए और धत कह के वहां से निकल जाती है, और फिर वह कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद वह मुस्कुराते हुए कहती है कि हाँ हो गई है, क्या है। तो ये लड़का जो है अपने मन की बातों को यहाँ वर्णन करना चाहता था, लेकिन जैसे वह सुनता है कि उसकी कुड़मुड़ाई हो गई है तो अपने मन की बातों को मन के अंदर ही वह दबा लेता है, चुप रह जाता है, अपनी बातों को वहां पे व्यक्त नहीं करता है, और लड़की वहां से शर्माते हुए और मुस्कुराते हुए वहां से चल जाती है। और इस तरह से यहाँ लहना सिंह जो है अपनी बातों को कहानी के माध्यम से संजोने का काम करते हैं। अगले प्रश्न का जो हम देखेंगे यहाँ कि आज अर्धनारीश्वर की क्या सार्थकता है। अर्धनारीश्वर का मतलब समझ रहे हैं, अर्धनारीश्वर, अर्ध यानी आधा, नारीश्वर नारी ईश्वर, यानी कि यहाँ कहने का मतलब है लेखक के द्वारा जो बातें कही गई है इस पाठ में, इस विषय वस्तु को लेते हुए कहा गया है कि वर्तमान युग जो है यह अर्धनारीश्वर की एक साक्षरता के रूप में समझी जा सकती है, क्योंकि लेखक यहाँ पे अपनी बातों को रख रहे हैं और पुरुष और स्त्री में जो अर्धनारीश्वर का वह रूप देखते हैं, और वह रूप कहीं भी देखने में नहीं आता है कि संसार में स्त्री और पुरुष जो है इनके बीच में आज के समय में दूरियां बढ़ती जा रही है, इतना दूरियां होते जा रहा है कि यहाँ कवि ने अपनी बातों के माध्यम से संसार में जो सर्वत्र पुरुष ही दिख रहा है, हर जगह पे पुरुष ही नजर आ रहा है, और स्त्री नारी समझती पुरुषों के गुण के बीच एक प्रकार का या नारी और पुरुष के बीच में एक विभाजन की खाई नजर आ रही है। और विभाजन की रेखा तो इस तरह से है कि नर और नारी दोनों को यह भय लगने लगा है, वह आंतरिक रूप से भय लगने लगा है, लेकिन आज नर एवं नारी की आवश्यकता कहीं और बढ़ गई है। जो पुराने जमाने में था उससे कहीं ज्यादा और बढ़ गई है, क्योंकि आज के युग में, आज के समय में अगर हम आज के परिवेश की बात करते हैं कि समान रूप से दोनों की अनिवार्यता होती है, नर और नारी एक दूसरे के या बिल्कुल पूरक माने जाते हैं, एक के बिना दूसरे का अगर कार्य कहा जाए तो वह असंभव सा प्रतीत होता है। नर काया है तो नारी उसकी छाया है, इस तरह की बात यहाँ पाठ के माध्यम से कही गई है, क्योंकि आज नर नारी समान रूप से मिलजुल कर परिवार को चलाने के लिए, समाज को चलाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए जब तक मिलजुल के काम नहीं करेंगे तब तक ये कदापि संभव नहीं हो पाएगा। अतः नारीश्वर जो है यहाँ अर्धनारीश्वर की जो संज्ञा दी गई है, इसकी कल्पना करना आज कहीं ज्यादा ही यह लेखक द्वारा साक्षरता के रूप में प्रतीत होता है। तो हम यहाँ देखेंगे कि अर्धनारीश्वर का रूप होना बिल्कुल ही आज के समाज के लिए जरूरी है, इसके बिना समाज के कल्याण की हम कामना भी नहीं कर सकते। अगले प्रश्न में देख रहे हैं कि ओ सदा नीरा, ये जो पाठ है ओ सदा नीरा, इस निबंध में गांधी जी से जुड़े प्रसंग जो हैं, गांधी जी से कौन से प्रसंग जोड़े गए हैं, अपने शब्दों में हमें वर्णन करना है। तो आप विद्यार्थियों को इस बात का ज्ञान होना जरूरी है कि आप जो भी बात लिखें आप अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें, किताबी भाषा में लिखने का प्रयास नहीं करें। क्योंकि महात्मा गांधी जो है, इस पाठ के माध्यम से महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी चंपारण की धरती पर जब सन 1917 ईस्वी में पहुंचे थे, तो अब समझिए कि यहाँ अप्रैल में पहली बार वे पहुंचे, अप्रैल का महीना था, 1917 में चंपारण में पहुंचे। गांधी जी चंपारण के रैयत के भय से, अत्याचार के जो
चंगुल थे, उस अत्याचार के चंगुल से बचाने का प्रयास कर रहे थे। और इसी अत्याचार के चंगुल से बचाने के लिए वहां के कुछ स्थानीय व्यक्तियों के आग्रह पर वहां आए थे। जैसे स्थानीय व्यक्ति में आप पढ़े होंगे इतिहास में कि राजकुमार शुक्ल ने उन्हें विशेष आमंत्रित किया था, निवेदन किया था। तो महात्मा गांधी ने अपनी ही ग्रामीण जनता की सामाजिक अवस्था से सुधार का कार्य शुरू किया था। और ऐसे स्थितियों में गांधी जी ने अपने प्रसंगों में कुछ सीख भी दी थी हम सभी को, हम भारतवासियों को, कि उनकी पहली सीख यह थी निर्भीकता, यानी बिना भय का हम काम करें। यह हमारी एक सीख होगी कि निर्भीकता की भावना स्वयं में उत्पन्न करने की जरूरत है। यह गांधी जी की सीख थी। इसका यहाँ अर्थ बनता है हम लोगों के बीच में कि अपने कर्तव्य का पालन भय रहित होकर ही हम साहस पूर्वक कर सकते हैं, अन्यथा हमें गुलामी की जंजीरों में जकड़ के ही रहना पड़ेगा। और उनकी दूसरी सीख भी यह थी गांधी जी के द्वारा, ये पहला हुआ निर्भीकता। दूसरी सीख थी कि समस्या या विवाद के समाधान में तब तक सहयोग नहीं करना चाहिए जब तक स्वयं आंखों से उसे न देखा जा सके। तथ्यों की जांच पड़ताल न कर लें, न देखें, तब तक हम किसी भी समस्या में न पड़ें, क्योंकि सभी को एक ही सत्य पथ का अनुसरण करना चाहिए। जो सत्य पथ का अनुसरण करता है वही जिंदगी में आगे बढ़ता है, कोई भी कार्य में सफल होता है। गांधी जी का सोच था। तो इस तरह से यहाँ वो सदा नीरा में गांधी जी के प्रसंग जो हैं, आपने देखा कि इनकी दो महत्वपूर्ण बातें रही। इसके बाद अगले प्रश्न की अगर हम जिक्र करते हैं कि अगले प्रश्न में जैसे मलयज की रचना हंसते हुए मेरा अकेलापन का सारांश प्रस्तुत करें। तो मलयज ने जो अपना रचना दिया हुआ है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन, यह जो पाठ है इसका सारांश हमें प्रस्तुत करना है। तो आप देखेंगे कि डॉक्टर नामोर सिंह जो हैं, यानी प्रगीत और समाज, यानी नामोर सिंह के द्वारा लिखा हुआ यह पाठ है, जिसमें आप बेहद ही इसे अपने ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर नामोर सिंह हिंदी आलोचना की एक यहाँ पे हिंदी जो यहाँ पे, तो इस पर देखेंगे कि जैसे मलयज की रचना हंसते हुए मेरा अकेलापन का सारांश प्रस्तुत करें। तो मलयज जो यहाँ लेखक हैं, हंसते हुए मेरा अकेलापन, इसमें उन्होंने कौन सी बातों को रखा है। तो आप यहाँ देखेंगे यह पाठ जो है हंसते हुए मेरा अकेलापन से है, जो मलयज के द्वारा लिखा हुआ है। इस तरह से इनके परिचय की बात अगर हम करें, मलयज के बारे में इनके परिचय की जानकारियां लेना चाहते हैं, तो मलयज का उदय एक कवि के रूप में ही हुआ था। लेकिन भाषा, रचना शैली और संवेदना के तल पर वे नई कविता के प्रवर्ती रूपों में, जो प्रवर्ती रूप था, ऐसे रूपों में वे अपने आप को अपनी प्रभाव को अपने जीवन के अंतिम 10 वर्षों में कवि आलोचक यहाँ अशोक वाजपेयी और उनके जो इस तरह के कहा जाए कि संपादक निकलने वाले पत्रिका पूर्व ग्रह की बात अगर समझें, तो उससे जुड़कर उन्होंने हिंदी आलोचना के कई जुड़ाव को उन्होंने प्रस्तुत किया और क्षय के विरुद्ध सृजनात्मक आलोचना के आह्वान और अभियान के प्रमुख उन्होंने अपनी रचना को लिखा। खासकर डायरी में मलयज के द्वारा जो लिखा गया बात है कि मलयज द्वारा लिखित अंश हंसते हुए मेरा अकेलापन के अंशों में से ही एक गहरी संवेदना घुली हुई है। और लेखक ने इन अंशों में अपने समय के उथल पुथल, अपने निजी जीवन की तकलीफों और बेचैनियों को स्पष्ट चित्रण करते हुए इस कहानी को परिपूर्ण किया है। मानव जीवन की जो जटिलता है डायरी में वर्णित है। लेखक की इस डायरी में यह बात स्पष्ट है कि बड़े ही संवेदनशील आत्मचिंतन थे और अपनी डायरी पढ़ने पर यह ज्ञात होता है और यह अनुभव होता है कि साहित्य का कार्य जो है केवल शब्द व्यापार नहीं होता है। साहित्य लिखने और यहाँ जो साहित्य बनाने के लिए लेखन से परे जीवन की कितना सावधान और स्वाधीन होना जरूरी होता है। इस तरह से मलयज के माध्यम से भी बात कही गई है कि उन्होंने अपनी रचनाओं के हिसाब से, मलयज की जो रचनाएं हैं उन रचनाओं पर लेखक को यह गर्व होता है मन में। उनका सहज चित्र इस डायरी में है। कौन से, यानी कि कौसानी में कुछ दिनों तक लेखक का प्रसव बड़ा ही आनंदमय रहा है और इस आनंदमय जीवन में जो 2 अध्यात्म चित्रण के सहज एक सामाजिक सद्भाव को दिखाया गया है। 5वें अंश से लेकर अगर हम चले तो चित्रण के सहज एवं सामाजिक स्वभाव को यहाँ पे दर्शाते हुए, यानी 5वें के रूप में 5वें अंश में यहाँ लेखक कौसानी के प्रकृति और शांत वातावरण का चित्रण करते हैं। 6ठे अंश में लेखक के द्वारा यह बात कही गई है कि यहाँ बेचने वाली लड़की से, एक तरह के जो वस्तुओं को बेच रही है, बेचने वाली लड़की से उनके वातावरण का चित्रण किया जाता है और खासकर
उसी से वो प्रभावित होते हैं। उन्हें सेव एवं उस 7-8 साल की जो स्थिति है उसके बीच के अंतर दिखाई नहीं पड़ता है, वे भाव विहल हो उठते हैं और अंत में 3 मार्च को क्या होता है कि 81 की डायरी सबसे प्रभावी उनको लगती है और इसी तिथि को डायरी लेखक के मनुष्य जीवन का बड़ा ही सटीक और यथार्थ चित्रण भी प्रस्तुत किया गया है। मनुष्य के जीवन में जो भी बातें आती है, यानी कठिनाइयों को झेलते हुए संसार में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए, जो उनका अपना अस्तित्व इसे बनाए रखने के लिए वह तनाव में जीता है, लक्ष्य प्राप्ति की इच्छा में वह सदा प्रयत्नशील भी रहता है और साथ ही साथ मानव जीवन इस विशिष्टता के लिए विशेष प्रभावित भी होता है। तो अगले प्रश्न पे अगर हम विचार करें तो आपने यहाँ देखा कि मलयज की रचना जो है, इसके बाद अगर अगले प्रश्न इसमें देखेंगे प्रगीत और समाज। यहाँ प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध का सार संक्षेप में प्रस्तुत करें। तो प्रगीत और समाज जो है यहाँ नामवर सिंह द्वारा लिखा हुआ यह एक आपका गद्य खंड है और इस गद्य खंड में जैसे डॉक्टर रामवर सिंह हिंदी आलोचना की एक शिखर प्रतिभा मान व्यक्ति माने जाते हैं। नामवर सिंह की आलोचना में गहरी ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि, इसके साथ साथ अगर परंपरा के रचनात्मक तंतुओं की पहचान और सार की बात करें, इसे सहेज कर खासकर सूक्ष्म जो समय बोध और लोकनिष्ठता के साथ साथ साहित्य कृतियों में भी इन्होंने ऐसे रूपों एवं अंतर्वस्तु की मार्मिकता समक्ष दिखाई पड़ती है। साहित्य के अतिरिक्त इतिहास, दर्शन, राजनीति, उसके साथ साथ समाजशास्त्र आदि अनेक विषयों का अंतरानुशासनात्मक अध्ययन नामवर सिंह ने ही किया है। हिंदी को एक लालित्यपूर्ण सृजनात्मकता, भाषा और मुहावरा देने का श्रेय नामवर सिंह को ही दिया जाता है। तो इस तरह से प्रस्तुत निबंध के उनके आलोचनात्मक निबंधों की जो पुस्तक है वाद विवाद संवाद से लिया गया यह पाठ जो है, इस पाठ में, इस निबंध में हजारों वर्ष में फैली हिंदी काव्य परंपरा का ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि साथ साथ विचार करते हुए एक प्रगीत समाज काव्य रूप में निरंतरता को समाज जो हिंदी समाज की जातीय प्रकृति का भाव प्रवाह की उपज के रूप में भी यह परिभाषित करते हुए नजर आता है। यहाँ लेखक के द्वारा अपनी व्यक्तिगता और आत्मपरकता के कारण जो लिरिक अथवा प्रगीत काव्य है, इस कोटि में इसको रखा जाता है, क्योंकि प्रगीत धर्मी कविताएं न तो सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति के लिए पर्याप्त समझी जाती है, न ही उसके अपेक्षा यानी इसकी अपेक्षा की जाती है आधुनिक हिंदी कविता में गीत और मुक्ति के जो मिश्रण है, इसमें नूतन भाव भूमि पर गीत लिखे जाते हैं और वैसा ही गीतों में प्रगीत की संज्ञा दी जाती है। सामान्य समझ के अनुसार अगर हम कहें तो प्रगीत धर्मी नितांत व्यक्तिक और आत्मपरक रूप में अनुभूतियों के व्यक्त मात्र मानी जाती है और यह सामान्य धारणा भी समझी जाती है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य जो सिद्धांत है, इसके आदर्श जो प्रबंध काव्य थे, क्योंकि प्रबंध काव्य में मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य भी दिखता है और ऐसे पूर्ण दृश्य के माध्यम से अगर हम इस बात को समझते हैं कि जो आचार्य शुक्ल जी उन्होंने इसलिए परिसीमित लगा क्योंकि वह एक गीति काव्य के रूप में समझते हैं और खासकर आधुनिक रूपों में अगर हम समझें तो आधुनिक जो प्रगीत काल की 19-20वीं शताब्दी में रोमांटिक उत्थान के साथ साथ यह जो देखने के लिए नजर आता है, इसका संबंध भारत के राष्ट्रीय मुक्ति मार्ग से जोड़ा जा सकता है। और ऐसे राष्ट्रीय मुक्ति मार्ग से हम तब जोड़ सकते हैं कि अगर हम यहाँ इस बात को भी समझ लें कि प्रबंधात्मक जीवन में जो संपूर्ण पक्ष को यह जो प्रकाशित किया गया है और इसके भक्ति काव्य में या भक्ति काव्य से भिन्न एक रोमांटिक जो प्रज्ञात्मक के मूल के एक नया व्यक्तिवाद है, जहां समाज के बहिष्कार के द्वारा ही जो समाज बहिष्कार करता है, तो वहां समाज के बहिष्कार के द्वारा ही व्यक्ति जो होता है, व्यक्ति अपनी सामाजिकता प्रमाणित करने का भी काम करता है। और इस दौरान सीधे सीधे राष्ट्रीयता संबंधी विचारों तथा अगर हम ऐसे विचारों के साथ साथ भावों को काव्य रूप देने वाले जो भी विचारधाराएं हैं, मैथिली शरण गुप्त जैसे राष्ट्र कवि भी हुए और अधिकांश उन्होंने अपने जो प्रबंधात्मक काव्य में लिखे उन्हें समय ज्यादा सामाजिक गाने का काम किया। इसी तरह से पिछले कुछ वर्षों में हिंदी कविता के वातावरण के कुछ परिवर्तन के लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं और एक नए जो स्तर पर कवि जो है, कवि के जो व्यक्ति अपने और समाज के बीच में रिश्ते को साधने की
जो कोशिश कर रहा है, इस कविता के में जो व्यक्तित्व बनता दिखाई दे रहा है, वह निश्चय ही हम कह सकते हैं कि एक नए ढंग की प्रगीतात्मकता से उभार का एक संकेत हमें दिखाई देता है। और आधुनिक कविताओं में यह बात जो आती है, ऐसे बातों में यह बात धीरे धीरे पुष्ट होती हुई नजर आ रही है कि मित कथन के जो अति कथन से अधिक शक्ति है, और ठंडे स्वर की जो नासिर भी कभी कभी काफी गर्म होती हुई नजर आती है। तो इस तरह हम लोगों ने यहाँ देखा कि गद्य खंड से जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, इसके बाद हम पद खंड से देखेंगे। पद खंड के दीर्घोत्तरीय प्रश्नों में जैसे इसमें भी 4 प्रश्नों को लिया गया है। आप देखेंगे यहाँ कि कवि जायसी ने किस रूप में स्वयं को याद रखे जाने की इच्छा व्यक्त की है। कवि जायसी जो है किस रूप में, कौन सा रूप है जिसमें स्वयं को अपने आप को याद रखे जाने की इच्छा भी व्यक्त किए हैं। तो यहाँ कवि मलिक मोहम्मद जायसी की बात अगर देखें तो अपने स्मृति के रक्षार्थ जो इच्छा प्रकट किए हैं, उसका वर्णन अपनी कविताओं से किए हैं। और इस कविताओं के माध्यम से कवि का यह मानना है कि जैसे जानबूझकर संगीतमय काव्य की रचना उन्होंने किया है, ताकि एक तरह के प्रबंध के रूप में संसार में मेरी जो स्मृति है वो बरकरार रहे, मेरी स्मृति बनी रहे। इस काव्य कृति में वर्णित जो प्रगाढ़ प्रेम है, सर्वथा नयनों की अश्रुधारा से वह सिंचित हो सके, और खासकर यहाँ यानी कठिन विरह प्रधान काव्य के रूप में समझते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो हम देखेंगे जायसी ने उस कारण का उल्लेख भी किया है जिस कारण से अगर जिसे प्रेरित होकर उन्होंने लौकिक कथा का आध्यात्मिक विरह और कठोर सूफी साधना के सिद्धांतों में परिपुष्ट किया भी है, क्योंकि इसका कारण यहाँ उनकी जो लोकप्रियता है या लोकैषणा है, उनकी हार्दिक इच्छा है कि संसार में उनकी मृत्यु के बाद उनकी कृति नष्ट न हो। अगर वह केवल लौकिक कथा मात्र लिखते हैं तो उनमें उनकी कृति चिरस्थायी भी नहीं होती, और अपनी कृति चिरस्थायी करने के लिए उन्होंने पदावती की लौकिक कथा का सूफी साधना का अत्यधिक पृष्ठभूमि का प्रतिष्ठित भी किया है, और लोकैषणा भी मनुष्य की सबसे प्रमुख वृत्ति के रूप में जानी जाती है। तो इस तरह से यहाँ मलिक मोहम्मद जायसी जो है अपनी बातों को आजीवन याद रखने की बातों को यहाँ करते हैं और दिखाते हैं। फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं कि नाभादास की काव्यात्मक विशेषताओं का परिचय दीजिए। नाभादास जो है, इनकी काव्यात्मक विशेषताएं क्या है, इसका परिचय देना है। तो यहाँ इससे अलग भी ढंग से पूछा जा सकता है कि नाभादास किसके समकालीन थे और उनके किनके शिष्य थे। तो इन बातों को भी अगर आता है लिखने के लिए तो आपका यही प्रश्न का उत्तर होगा जो अभी हम बताने जा रहे हैं कि नाभादास का जन्म जो था यह 1570 ईस्वी में अनुमानित है, निश्चित नहीं अनुमानित है। इन्होंने गुरु और प्रतिपालक की जो देखरेख में स्वाध्याय, सत्संग तथा ज्ञानार्जन भी प्राप्त करने का काम किए थे। इनके दीक्षा गुरु स्वामी जो अग्र अली जो स्वामी रामानंद के शिष्य परंपरा के एक प्रसिद्ध कवि के रूप में जाने जाते हैं। इनकी कृतियां हैं भक्तमाल, यानी रचना काल जो है वो 1585 से लेकर 1596 निर्धारित की गई है। अष्टयाम जो है यानी ब्रजभाषा पद में है, जो इसके साथ साथ अष्टयाम जो है रामचरितमानस की दोहा चौपाई शैली में लिखी गई है। रामचरित्र संबंधी प्रकीर्ण पदों का एक संग्रह है। तो नाभादास जो है एक तरह से सगुणोपासक राम भक्त कवि है। वे गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन भी माने जाते हैं, और स्वामी रामानंद जो है उनके ही शिष्य परंपरा के संत कृष्णदास पैहारी के प्रशिष्य और भक्त कवि अग्रदास के शिष्य थे। इस तरह वे वैष्णव के एक निश्चित संप्रदाय के दीक्षित थे, किंतु उनकी सोच और मान्यताएं जो है, सोच और मान्यताओं में अगर कहा जाए किसी तरह की संकीर्णता नहीं थी। प्रसिद्ध कृति भक्तमाल भक्त कवि नाभादास के शील, सोच और मानस का एक निर्मल दर्पण के रूप में जाना जाता है। और इस तरह एक तरह का विरक्त जीवन जीने वाले वह व्यक्तित्व अपना निभाते हैं। तो भक्तमाल जैसा ही नाम के से स्पष्ट होता है कि भक्त चरित्रों की माला है। उनमें नाभादास जो है, नाभादास के पूर्ववर्ती और समवर्ती वैष्णव भक्तों का चरित्र भी वर्णित है। छप्पय एक छंद है जो पंक्तियों का एक तरह से गे पद के रूप में जाना जाता है, और यह छप्पय नाभादास की सहृदय आलोचनात्मक प्रतिभा के रूप में यानी विशेष प्रमाण है। यहाँ कबीर और सूर पर लिखे गए जो छप्पय भक्तमाल के एक समकालीन भी माने जाते हैं। तो इस तरह से यह जो आपके नाभादास की काव्यात्मक विशेषता है जिसको आपने देखा। इसके बाद के जो प्रश्न है कि शमशेर बहादुर सिंह की कविता उषा जो कविता इसका भावार्थ प्रस्तुत करना है। तो शमशेर बहादुर सिंह ने उषा
जो कविता है इसमें कौन सा बात रखे हैं, इस बातों का यहाँ भावार्थ के रूप में हम देखेंगे कि कवि का सबसे पहले हम परिचय देखते हैं, उसके बाद हम भावार्थ देखेंगे। तो कवि परिचय में शमशेर बहादुर सिंह आधुनिक हिंदी कविता के एक स्वच्छंद चेतना के रूप में, एक प्रयोगशील कवि के रूप में, दूसरा सप्तक के एक उदित माने जाते हैं। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सतत प्रयोगधर्मी श्रेष्ठ प्रगतिशील कवि के रूप में भी उन्होंने व्यापक प्रतिष्ठा भी अर्जित किया था। खासकर उर्दू काव्य और आधुनिक हिंदी काव्य में अगर हम उनकी बात करें तो विरासत में उन्होंने मिजाज, रंग, स्वर, लय और साथ साथ भंगिमाओं के साथ साथ अपनी खास संवेदना और कल्पनाशीलता ने सहारे के उसी के सहारे आत्मसात भी किया था। कविता में उषा की जो गतिशील चित्रण बिंबों द्वारा यहाँ प्रस्तुत किया गया है, तो इस तरह इस कविता में जो उषा कविता है, इस कविता में जो इनके भावार्थ लिखे गए हैं, कविता क्यों लिखा गया, इसके भावों का अर्थ अगर हम लिखते हैं तो कवि यहाँ सुबह के वातावरण का सजीव चित्रण करते हुए प्रातःकालीन अवकाश गहरा नीला प्रतीत जो हो रहा है, तो गहरा नीला प्रतीत हो रहा है या शंख के समान पवित्र और उज्जवल देख रहे हैं। भोर जो आप समझ रहे हैं कि भोर का मतलब जो सुबह होता है, सुबह का प्रथम बेला होता है, इसके समय जो आकाश होता है, आकाश में हल्की लालिमा ही बिखरी हुई नजर आती है और आकाश की लालिमा अभी पूरी तरह से छटी भी नहीं है और सूर्योदय का जो लालिमा है फूटना चाहता है। आसमान के वातावरण में नमी दिखाई दे रही है और वह राख में लिपा हुआ यानी गीला चौका सा लगा हुआ प्रतीत हो रहा है। इसमें उनकी जो पवित्रता है, पवित्रता की झलक रही है और भोर के दृश्य काले और लाल रंग के अनोखे चित्रण में भर गया है। ऐसा लगता है कि गहरी काली सील को केसर से अभी अभी धो दिया गया है अथवा काली स्लेट पर लाल खड़िया मल दिया गया है। ऐसा उन्होंने अपनी कविता में वर्णन किया है। यहाँ कवि के कहने का विचार है कि उषा काल में उस अंधकार के वातावरण के बीच झांक रहे उजालों से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो यहाँ कोई भी किसी की गोरी काया झिलमिल कर रही हो। नीला आकाश नीले जल के समान है और उसमें सफेद चमकता सूरज सुंदरी की गोरी देह जैसा प्रतीत हो रहा है। यानी कि इस तरह से एक झलकता हुआ बदन नजर आ रहा है कि हल्की हवा के प्रवाह के कारण यह प्रतिबिंब हिलता सा प्रतीत हो रहा है। और प्रातः काल की बात है कि आकाश में जादू होता सा प्रतीत हो रहा है, जो सूर्य यानी पूर्ण रूप से सूर्योदय के पहचान टूट जाता है और उषा का जादू यहाँ की वह अनेक रहस्यमय स्थितियाँ यहाँ प्रतीत करता है। कभी पुती स्लेट की तरह, कभी गीला चौका की तरह, कभी शंख के समान आकाश तो कभी नीले जल के जो झिलमिलाती दे। इस प्रकार उषा का जो सौंदर्य पल प्रतिपल यहाँ बार बार बदलते हुए नजर आ रहा है। तो शमशेर बहादुर सिंह जो है यहाँ उषा के दशा को, मनोदशा को इस तरह से वर्णन करते हुए थकते नहीं हैं। इसके बाद के प्रश्न को अगर हम देख रहे हैं कि अशोक वाजपेयी की रचना जो है, अशोक वाजपेयी की रचना हार जीत का भाव सारांश प्रस्तुत करें। तो अशोक वाजपेयी द्वारा हार जीत का भाव सारांश जो है, तो इसमें भी हम सबसे पहले कवि परिचय की बात समझ लेते हैं कि अशोक वाजपेयी जो है समसामयिक हिंदी के एक प्रमुख कवि, आलोचक और विचारक, इसके साथ साथ कला मर्मज्ञ, संपादक एवं संस्कृति कर्मी के रूप में वह जाने जाते हैं। कला साहित्य के रूप में अगर देखें और ज्ञान के जो विकृति विधाओं के अतिरिक्त परंपरा और संस्कृति के विविध रूपों का अगर हम जिक्र करते हैं तो अनुशासनों के बीच यह एक तरह के सम्मान और संवाद की कल्पनाशील यानी जनतांत्रिक पहल के लिए पर्याप्त प्रगतिशील या प्रसिद्धि वो प्राप्त कर चुके एक कवि है। प्रस्तुत कविता में अशोक वाजपेयी जो है, यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं कि कविता में क्या वर्णन किए हैं, तो संकलन कवि नहीं वहीं से ली गई है जो अशोक वाजपेयी ने गद्य कविताएं काफी संख्या में लिखी और प्रकाशित भी की है। प्रस्तुत कविता शासक यानी राजनीतिक युद्ध, इतिहास और खासकर आम आदमी और को लेकर आधुनिक प्रसंगों में अनेक प्रश्न यहाँ उठाते हुए नजर आते हैं और खासकर जो प्रमुख पक्षी और बहुधा नहीं हैं उनके लिए गहरे, अगर हम कहें गहरे अर्थों में तटस्थ और मानवीयता का प्रतीक अपने आप को दर्शा रहे हैं। इसका भावार्थ अगर हम समझते हैं तो इसमें कवि के द्वारा प्रस्तुत कविता में कहा गया है कि देश की ज्वलंत समस्याएं जो है इसको और कवि ने कभी आकृष्ट किया है। इस देश की जनता बिल्कुल अबोध है और इतनी अबोध है जनता कि इसके बारे में कहा जाता है कि वह चेतना विहीन भी है, वह अंधविश्वासों अफवाहों में जी रही है, सत्य से कोसों दूर वह नीति नियम है, सिद्धांत और व्यवहार में काफी अपने आप को यहाँ
जुड़ी हुई है, उसी में लिपटी हुई है, संलिप्त है। कवि ने अपनी कविता के माध्यम से जीवन की जो विसंगतियां हैं उसको ओर ध्यान देते हुए स्पष्ट करते हैं कि जनता की हालत जो है बिल्कुल दयनीय है। श्रमिक वर्ग कष्ट में जी रहा है, बौद्धिक वर्ग जो है संकट में जी रहा है, उस अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं दी जा रही है। इसके साथ साथ अगर कहा जाए कि संस्कृति पर खतरा दिखाई पड़ता है, ज्वाला वह बिल्कुल एक तरह के ज्वाला में तड़प रहा है। इसके साथ साथ सुरक्षा देने वाले भी गैर जिम्मेवार हैं, झूठ भुलावे के सभी लोग जी रहे हैं। वह राष्ट्र निर्माण की जो संकलित होकर तो लगा है, लेकिन उचित जो सम्मान है और स्थान है इसका पता है कि इतिहास पर हम भूल रहे हैं, दिग्भ्रमित होकर भटकाव की स्थिति में जी रहे हैं। अशोक वाजपेयी ने हार जीत में जीवन की विविध समस्याओं की ओर हमारा ध्यान भी आकृष्ट कराए हैं, क्योंकि राष्ट्र की वस्तु स्थिति सही चित्रण और सही साधना द्वारा यहाँ प्रस्तुत कर हमें बताने का प्रयास किया गया है कि राष्ट्र ज्वलंत समस्याओं में घिरा है और जिसे चिंता करनी चाहिए, सजग रहना चाहिए, वह बिल्कुल निश्चेष्ट के अवस्था में पड़ा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ आपने देखा कि जो पदखंड का भी दीर्घोत्तरीय है। अब इसके बाद हम व्याख्यामूलक बातों को समझेंगे। जैसे ये प्रश्न आता है, इसमें दिया जाता है कि इसकी कुछ वाक्य दिए जाते हैं और कहा जाता है कि इसकी सप्रसंग व्याख्या करें। तो आपको इस बात का ध्यान होना चाहिए कि सप्रसंग व्याख्या करने के साथ साथ यदि आपके गद्य भाग से है तो यहाँ लेखक का नाम देंगे और पाठ का नाम देंगे। उसके बाद इसका अर्थ का आशय स्पष्ट करेंगे। वहीं अगर आपका पद खंड से है तो इसका भी हम यहाँ रचयिता का नाम देंगे, इसके बाद पाठ का नाम देंगे और उस जो यहाँ युक्ति दिया गया है इस युक्ति का हम आशय स्पष्ट करेंगे। तो इस सभी बातों को यहाँ पे देखेंगे बारी बारी से, एक एक करके नजर आएगा आपको कि गद्य खंड से जो व्याख्या किया गया है। पहला व्याख्या जो है व्याख्या मूलक में कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। यह किस पाठ से लिया गया है, इस बात को पहले हम वर्णन करेंगे कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। यह प्रस्तुत जो पंक्ति है या प्रस्तुत जो युक्ति है, यानी कि प्रस्तुत पंक्ति निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित जो बातचीत शीर्षक ललित निबंध से यह लिया गया युक्ति है। क्योंकि इस पंक्ति के माध्यम से यहाँ लेखक कहने की बात अपनी बातों को रखते हैं, कहना चाहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के साक्षात्कार का बोध होता है, मनुष्य का पोल खुलता है। बातचीत के क्रम में ही मनुष्य अपने दिल की बात को एक दूसरे के प्रति वह प्रकट करता है, क्योंकि जब तक वो बोलेगा नहीं तब तक मनुष्य बोलता नहीं है, तब तक उसका गुण दोष तो प्रकट होता ही नहीं है। बातचीत के द्वारा ही व्यक्ति की भावना और चाहत को समझा जा सकता है। लेखक का यह कथन है कि बातचीत वह केंद्र बिंदु है जिसके द्वारा मनुष्य के अंदर छिपे हुए गुण दोषों को हम समझ सकते हैं और बेहद ढंग से जान सकते हैं। हमारी वाणी की भावनाएं जो है इसकी सफर तय करती है, यही सफर तय करती है। यदि जीहा की बात को करें तो यह इसके क्रोधवश या सर्वस्व नष्ट हो सकता है। इसी संबंध में बेन जॉन्सन ने भी कहा है कि बात से मनुष्य का बिल्कुल साक्षात्कार होता है, बात से ही मनुष्य का साक्षात्कार संभव हो पाता है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न को देखते हैं कि इसको कहां से निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते, को मोहब्बत नहीं मिला करते कि सप्रसंग व्याख्या करें। तो अगर इस बात का जिक्र करना है, इसका सप्रसंग व्याख्या करना है, तो आप सबसे पहले लिखेंगे कि यह जो पाठ है इस पाठ के बारे में आप जानेंगे कि उसने कहा था, इसे चंद्रधर शर्मा गुलेरी के माध्यम से रचना दिया गया है कि यानी कि वजीरा सिंह जो पलटन का एक विदूषक के रूप में जाना जाता है और वह एक विदूषक लहना सिंह जो है उसको कहते हैं कि अपने स्वास्थ्य की रक्षा करो, जाड़ा की ठंड मौत का कारण बन सकती है, मरने के बाद तुम्हें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। यदि निमोनिया से तुम्हारी मृत्यु हो जाती है तो तुम्हें कोई मुरब्बा अन्य स्वादिष्ट अगर वस्तुएं भी देता है तो तुम्हें स्वादिष्ट क्या लगेगा जब तुम्हारी मृत्यु ही हो गई होगी। यानी कि जीवन का सुख फिर नहीं मिलेगा, साथ ही तुम अपने अस्तित्व को इस प्रकार से समाप्त कर दोगे, अर्थात मृत्यु ही अंतिम सच्चाई जिंदगी का है। तो अंतिम सच्चाई यानी मृत्यु के बाद तुम्हें उस मुरब्बे का, उस वस्तु का क्या वैल्यू रह जाएगा, क्या महत्व रह जाएगा, बस इसी बात को आपको लिख देने हैं। इसके बाद जो प्रश्न आप देखेंगे तो इस प्रश्न में बाद के प्रश्न है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह अपूर्ण है कि सप्रसंग व्याख्या करे। यानी कि तीसरा प्रश्न जो इसका देख रहे हैं कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह अपूर्ण है, इसके बारे में अगर आपको उल्लेख करना है, इसका सप्रसंग व्याख्या करना है, तो आप सबसे पहले लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित
एक निबंध यानी अर्धनारीश्वर से ली गई है। और इस पंक्ति के माध्यम से, इस पंक्ति में लेखक यह बताना चाहते हैं कि नारीत्व पर प्रकाश डालते हुए वो कहते हैं कि जिस पुरुष में नारीत्व का गुण नहीं होता है, वह बिल्कुल अपूर्ण अवस्था में होता है, अपूर्ण होता है, उसका कोई परिपूर्णता नहीं होता है। अतः प्रत्येक नर का एक हद तक नारी बनना भी आवश्यक होता है। गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व को भी एक तरह के साधना ही की थी, क्योंकि उनकी पोती ने उन पर जो पुस्तक भी लिखा है उसका नाम ही बापू मेरी माँ करके इन्होंने लिखा था, उनकी पोती ने। दया, माया, सहिष्णुता और भीरुता स्त्रीयोचित गुण कहे जाने वाले एक इस प्रकार के गुण कहे जा सकते हैं, किंतु उन्हें अगर हम कहें कि क्या उन्हें अंगीकार करने से पुरुष में जो पौरुष है कोई अंतर आने वाला है, तो यहाँ लेखक एक शब्द को कह रहे हैं। लेखक के कहने से पता चलता है कि मही मांगती प्राण 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 में सजी कुसुम की क्यारी, मही मांगती प्राण प्राण में सजी कुसुम की क्यारी, स्वप्न स्वप्न में गुज सत्य की, पुरुष पुरुष में नारी। अर्थात यहाँ कह सकते हैं कि प्रेमचंद्र जी का जो कथन है, इस कथन के हिसाब से आप कह सकते हैं कि पुरुष जब नारी के गुण ले लेते हैं तब वह देवता तुल्य बन जाते हैं, देवता के सदृश हो जाते हैं। इसके बाद के जो प्रश्न है यहाँ कि वह 3 बजे वाली बात मुझे नींद आ गई, वह 3 बजे वाली बात मुझे नींद आ गई, यह जो बात है इस बीच में अधूरे शब्द रखे गए हैं। तो इसके बारे में सप्रसंग व्याख्या की बात आता है तो प्रस्तुत पंक्ति जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के द्वारा रचित रोज कहानी से लिया गया यह पंक्ति है। यानी कि मालती के पति जो एक राजकीय डिस्पेंसरी के डॉक्टर के रूप में जाने जाते हैं, प्राय घर से के बाहर रहते हैं। मालती अपने छोटे से बालक के साथ अकेली घर में रहा करती है। उसके जीवन जो है, जीवन में एक विचित्र यांत्रिका और एक रसता आ चुका है। खासकर मालती इसी तरह के जीवन स्थिति का चित्रण प्रस्तुत करते हुए इस बात को उल्लेख करती है। मालती बिल्कुल अनमने और अगर हम कहें तो अन्यमनस्क भाव से किसी मशीन की तरह थके हुए स्वर में कह रही है कि 4 बज गए हैं। कितने बज गए हैं? तो 4 बज गए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मालती की दिनचर्या थी, एक घड़ी का घंटा बजते ही मुख से अनायास 3 बज गए, 4 बज गए का स्वर मन से निकल पड़ता है। जैसे ही घड़ी का घंटा बजता है तो समय के घंटे के हिसाब से वह अनुमान लगाती है और मुंह से निकल जाता है और उसके मन में ऐसा लगता है, इस तरह का मन आता है कि मानो वह समय को अनिच्छापूर्ण किसी तरह से काटने का काम कर रही हो। वह भी समय सूचक यंत्र के समान ही एक घड़ी के रूप में अपने आप को काट रही थी और स्वयं ही उसका हिसाब करती रहती थी। ऐसा था मालती के मन का निरस्ता और यंत्रवत जीवन। मालती का बाल सखा यही सोचते सोचते नींद में खो जाते हैं और यही स्थिति मालती के मन में हमेशा के लिए बनी रह जाती है। इसके बाद के प्रश्न जो आप देख रहे हैं कि केवल कष्ट सहकर देश की सेवा की जा सकती है, केवल कष्ट सहने की बात हो और देश की सेवा की जा सकती है, किस प्रसंग व्याख्या करें। तो यहाँ देखेंगे आप कि प्रस्तुत अंश जो है यह भगत सिंह द्वारा रचित एक लेख पत्र से अंकित किया गया है। यहाँ भगत सिंह के अनुसार अगर हम कहें तो केवल कष्ट सहकर देश की सेवा करने की बात जो कर रहे हैं, अर्थात वह सुखदेव को जो अपना एक पत्र लिख रहे हैं तो उसमें कह रहे हैं कि सुखदेव के लिखे अपने पत्र में उन्होंने इसी तथ्य का वर्णन भी किया है। उनकी स्पष्ट मान्यता है कि बिना कष्ट सहे देश की सेवा अगर करने की बात आता है तो ये कर पाना बिल्कुल संभव नहीं है। बिना कष्ट सहे हुए हम देश की सेवा नहीं कर सकते हैं। यह भगत सिंह के शब्दों में अगर हम बात करें तो नौजवान भारत सभा के ध्येय सेवा द्वार कष्टों को सहन करना एवं बलिदान करना ही होता है, क्योंकि वो हमने सोच समझकर कितना प्यार किया था। मानो किसी भी कार्य अगर हम मानते हैं किसी भी कार्य को उचित मानकर ही करना है तो कार्य करने के पश्चात उसका परिणाम और उसका फल भोगने की बारी आती है। निश्चित रूप से भगत सिंह ने कार्य से होने वाले जो आत्मघाती परिणाम है इसको परवाह कभी नहीं करते हैं। वे कष्ट सहकर देश की सेवा करने के लिए बड़ा से बड़ा वो समझते हैं कि इससे बड़ा दुनिया का कोई बलिदान हो ही नहीं सकता है, इससे बड़ा कोई बलिदान है ही नहीं। इसके बाद के प्रश्न है कि यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है, यानी छठा जो प्रश्न हम लिए हैं यहाँ कि यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है कि सप्रसंग व्याख्या करें। तो आप देख रहे हैं कि यह किस पाठ से लिया गया है, यानी सिपाही की माँ जो पाठ है
यानी मोहन राकेश के द्वारा रचित इस पाठ में यहाँ सिपाही की माँ वर्णन करती है कि अभी हमारी तरह ही एक गरीब आदमी है। इसको आप कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति राकेश मोहन द्वारा रचित सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी से उद्धत है, और इस पंक्ति के माध्यम से यहाँ सिपाही की माँ जो बिसनी है इसके मनोदशा का चित्र अंकित किया गया है। इसी पंक्ति के माध्यम से एक दिन रात्रि में वह सपना क्या देखती है, अब ध्यान दीजिएगा इस पर कि एक दिन रात्रि में वह सपना क्या देखती है कि एक उसका बेटा मानक नाम का जो बेटा है वह फौजी ड्रेस में घायल अवस्था में उसके पास आ जाता है। मानक उसे अभी पता चलता है, यानी जैसे ही मानक को देखती है उसे पता चलता है कि उसका एक दुश्मन सिपाही भी पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे चला आता है। लेकिन ऐसे अवस्था में आप यहाँ पाएंगे कि शीघ्र ही वह दुश्मन सिपाही जैसे पहुंचता है तो बिस्नी दुश्मनी फौजी के मानक को नहीं मारने के लिए कहती है कि काफी विनती करती है, आरजू करती है। इतने में मानक भी उठकर दुश्मन फौजी को मारना चाहता है, लेकिन देखिए उसकी माँ क्या कहती है कि इस पर बिस्नी बोलती है, नहीं मानक, तू इसे नहीं मारेगा, यह भी तो हमारी तरह ही गरीब आदमी है, क्योंकि जिस तरह हम कष्ट में जी रहे हैं उसी तरह ये भी तो कष्ट में है। इसकी माँ इसके पीछे रो रो कर पागल हो गई है, यह मर गया है तो इसकी बीबी, अगर यह मर जाता है तो इसकी बीबी फांसी लगा के वो भी मर सकती है। तो इस तरह से लेखक ने बिसनी की जो मानवीयता है उसको उजागर करने का भरसक बेहद ही अच्छा ढंग से प्रकाश डालने का काम किए हैं। तो इसके बाद जो क्या लिया है कि दिन रात मर खप कर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन, यानी जूठन पाठ, ये इसका सप्रसंग व्याख्या करने की बात आता है। तो इसके पहले के प्रश्न में भी मैंने वर्णन किया था कि जूठन पाठ जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित है, यानी कि जूठन शीर्षक आत्मकथा के माध्यम से यहाँ लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी अपने बचपन के उस स्मरण को और परिवार के मनोदशा को, गरीबी का वर्णन करते हुए इस बात को सिद्ध करने का प्रयास भी करते हैं कि दिन रात मर खप कर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन होती है। जूठन तो आप समझ रहे हैं, फिर भी किसी को कोई शिकायत नहीं होती है। हम जूठन खाते हैं, जूठन से जिंदगी जीते हैं, फिर भी हमें किसी से कोई शिकायत नहीं होती, कोई शर्मिंदगी नहीं होती, कोई पश्चाताप हमें नहीं होता, क्योंकि लेखक ने अपनी वक्तव्य में इस बात को सिद्ध करने का भी प्रयास किया है कि गरीबों के पास गरीबी है किंतु साथ ही दिल भी है उसके अंदर। गरीबी होने के साथ साथ उसके अंदर दिल भी है और दिमाग भी है, और साथ में उसके अंदर सब्र भी है, संतोष भी है। ये विशेषताएं अमीरों में नहीं पाई जाती है। अमीर जो होते हैं उसमें विशेषताएं नहीं होती। गरीब चुपचाप अपमान बर्दाश्त कर लेता है, उसे भुला भी जाता है, दुर्व्यवहार करने वाले जो होते हैं उसे माफ भी कर देता है। और लेखक इसी स्मरण को प्रत्यक्ष रूप में यहाँ इस पाठ के माध्यम से हम लोग के बीच में प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। और अंतिम इसका जो प्रश्न है कि आदमी यथार्थ को जीता है, जीता ही नहीं यथार्थ को रचता भी है। आदमी जो होता है यथार्थ को जीता ही नहीं है बल्कि यथार्थ को रचता भी है। यह जो है हंसते हुए मेरे अकेलापन मलयज द्वारा रचित पाठ से लिया गया है, यानी कि मलयज द्वारा रचित हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है, प्रस्तुत पंक्ति हंसते हुए मेरा अकेलापन डायरी से ली गई। इस पंक्ति के लेखक के रूप में आप जानेंगे कि मलयज ने सिद्ध करने का भी प्रयास किया है कि व्यक्ति यथार्थ में जीता भी है और यथार्थ में रचता भी है, अपने अंदर यथार्थ रचता भी है। यथार्थ मनुष्य जीवन का एक कटु सत्य होता है। वास्तविकता से परे मनुष्य जीवन एकांकी एवं व्यर्थ होता है। इस पंक्ति में लेखक जो है इस संकेत देने का काम करते हैं कि उनके बच्चे उनकी रचना है और यथार्थ है। उनकी चिंता उनके स्वयं की है। लेखक पारिवारिक बोझ के बंधन से बंधे हुए हैं और जहां तक कहा जाए कि उसका परिवार जो है बंधन रहित और चिंता मुक्त है, यही उनके जीवन के यथार्थ है। अतः व्यक्ति की रचना एवं उसके जीवन के यथार्थ दोनों एक दूसरे के, अगर हम कहें तो कॉम्प्लीमेंट अर्थात पूरक हो सकते हैं। अन्यथा यहाँ कवि के लेखक के द्वारा जो बातें कही गई है इससे आप समझ सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे पदखंड से जो लिया गया है, यहाँ पदखंड से भी मैंने यहाँ 7 प्रश्न को लिया है। तो 7 प्रश्नों में सबसे पहला अगर प्रश्न की हम जिक्र करते हैं, आप देखेंगे कि धनी सो पुरुष जस कीरति जासु फूल मेरे पे मेरे नबासु, किसका प्रसंग व्याख्या करें। तो इसमें आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति कड़बक के द्वितीय अंश से उद्धत की गई है, द्वितीय अंश से ली गई है। कभी यह मानते हैं कि जिस प्रकार पुष्प अपने नश्वर शरीर का त्याग कर देता है किंतु उसकी सुगंध जो होती है धरती पर व्याप्त रह जाती है। नश्वर शरीर को त्याग करेगा लेकिन उसका जो सुगंध होगा इस धरती पे तो व्याप्त रहेगा। ठीक उसी प्रकार से महान व्यक्ति भी इस धाम पर जो
अवतरित होकर अपनी कृति पताका फहरा जाते हैं। पुष्प सुगंध सदृश यशस्वी लोगों को भी यहाँ कृतियां विनष्ट नहीं होती, बल्कि ये युग युगांतर उनकी लोक हितकारी भावनाएं जन जन के कंठ में विराजमान भी रहती है। और इसके बाद जैसे मैं यहाँ दूसरा खंड लिया हूँ, जागिए ब्रज कुंवर कुसुम फूले डैश डैश अंबुज कर धारी, अर्थात इसमें कुछ बातें लुप्त की गई है, यानी कि इसमें सूरदास द्वारा रचित, सूरदास की काव्य भाषा यानी सरल सरस और प्रभावपूर्ण ब्रज भाषा है। इनकी भाषा जो है, भाषा शैली संगीत के तत्वों से समन्वित की गई है। इनकी ब्रज भाषा का साहित्यिक रूप की अगर हम चर्चा करें तो बड़ा ही प्रमाणित मालूम पड़ता है। जिनके अलंकारों का प्रयोग सहज रूप से मिलता है। दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए बालक कृष्ण को प्राप्त होते भी होने की एक सूचना यहाँ पे दिखाया जाता है, एक सूचना जगाया जा रहा है। और कहते हैं कि हे ब्रजराज भोर हो रही है, जागिए कमल के फूल खिल उठे हैं, कुमुद के पुष्पों के अपनी पखुड़ियों को समेट लिया है, भौरे लताओं में छिप गए हैं, मुर्गों एवं पक्षियों का कोलाहल सुनाई दे रहा है, वन के राजा पेड़ आवाज दे रहे हैं, बाड़ों में गाय बोल रही है तथा बछड़ों को दूध पिलाने के लिए भी दौड़ रही है, चंद्रमा का प्रकाश क्षीण हो चुका है तथा सूर्य का प्रकाश फैल गया है। आगे वो कह रहे हैं कि नर और नारी भजन कीर्तन कर रहे हैं, कृष्ण हे श्याम अब जागिए सवेरा हो गया है। प्रातः काल का रमणीक स्वाभाविक एवं सजीव वर्णन इन पंक्तियों में वर्णित है। भोर हो रहे हैं और कमल के फूल खिल उठे हैं, कुमुद के पुष्पों में अपनी पखुड़ियों को समेट लिया है, भौरे लताओं में छिप गए हैं आदि वर्णन बालक कृष्ण को जगाने के क्रम में भक्ति धारा के महान कवि द्वारा अत्यंत रोचक ढंग से प्रस्तुत करने का काम करते हैं। और इसी तरह यहाँ तीसरे जो हम प्रश्न को लिए हैं, भगति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गयो, यानी कि यहाँ इस पंक्ति के माध्यम से हम कहेंगे कि कवि नाभादास द्वारा यानी छप्पे से लिया गया यह पंक्ति है। यानी गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन सगुणोपासक राम भक्ति कवि थे, जिन्हें मर्यादा के अगर स्थान पर माधुर्यता अधिक मिलती है। इनकी सोच और मान्यताओं की बात अगर करें तो उसमें किसी प्रकार की संकीर्णता नहीं, बल्कि एक पक्षपात की बात आती है, दुराग्रह की बात आती है, कट्टरता से मुक्त की बात आती है। एक भावुक सहृदय विवेक संपन्न सच्चे भक्ति कवि के रूप में जाने जा सकते हैं। इसी के साथ अगर कहा जाए कि कवि के अनुसार अगर यह जो खंड है, इस खंड में कवि बता रहे हैं कि कबीर के भक्ति विमुख तथाकथित धर्मों की एक धज्जी उड़ा दी है। उन्होंने यहाँ वास्तविक धर्म को स्पष्ट करते हुए योग, व्रत, दान और भजन के महत्व को बार बार यहाँ प्रतिपादन किया है। उन्होंने अपने सबदी, सखियों और मैनी में क्या हिंदू क्या तुर्क इसके प्रति आदर भाव व्यक्त किया है। कबीर के वचनों का में पक्षपात नहीं है, उनमें लोक मंगल की भावना है। कबीर मुंह देखी बात नहीं करते। उन्होंने वर्णाश्रम के जो घोषक सट दर्शनों की जो दुर्बलता है उसको तार तार करके दिखा देने का काम करते हैं। इसके बाद के जो प्रश्न यहाँ देखेंगे आप विचार करेंगे कि चीर विषाद बिलिंद मन की इस व्यथा के तिमिर बन की, चीर विषाद बिलिंद मन की इस व्यथा के तिमिर बन की, मैं उषा सी ज्योति रेखा कुसुम विकसित प्रात रे मन। यानी कवि में यहाँ कविता जो है, कविता में कवि के माध्यम से प्रस्तुत पंक्तियां जो आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रेरणा कवि जो शिरोमणि जयशंकर प्रसाद की अगर हम बात करें, इनके द्वारा विचरित तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता से यह उद्धत किया गया है। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से यहाँ कवि बताना चाहते हैं इस पंक्ति में कि जब मनुष्य चिर विषाद में विलीन होकर घुटन महसूस करने लगता है, व्यथा रूपी अंधकार में भटकने लगता है, उस समय में श्रद्धा अर्थात आशा उसके लिए सूर्य की ज्योतिर्पुंज के समान पथ प्रदर्शक तथा प्रस्फुटित पुष्प के समान जीवन को आनंदित करती हूँ। और इसके साथ साथ यहाँ अगले जो प्रश्न है, प्रश्न जैसे आप देख रहे हैं कि थपकी दे देकर जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरिया गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आंखों में रात बिताई। इस कविता का यानी इस पंक्ति का सप्रसंग व्याख्या करें तो ऐसे पंक्ति का सप्रसंग व्याख्या कैसे करेंगे कि पुत्र वियोग में अगर यहाँ देखा जाता है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता की रचनाकार सुभद्रा कुमारी चौहान पुत्र वियोग में एक तरह से मर्माहत अवस्था में है। अपनी करुणारिक पीड़ा को, उसे विगत यहाँ स्मृतियों
को झकझोरते हुए इस बात को वर्णन करती है। कवियत्री अपने पुत्र को थपकी देकर सुलाने का प्रयास करती है, उसे लोरियां सुनाती है, लोरियां समझते हैं ना कि गीत सुनाती है, और इसके साथ साथ उसके मुख पर उदासी देखकर रात को जागकर वह अपने जो रात को जागती है और इसे व्यतीत किया करती है। इसके साथ कवियत्री अपने सहज स्वाभाविक दायित्वों के माध्यम से, जो उसका दायित्व होता है कि सहज स्वाभाविक दायित्वों के माध्यम से तथा इसके प्रयासों का चर्चा करते हुए अपने जो गहन संवेदना है उसे अभिव्यक्त करने का काम करती है। और इसके साथ साथ बच्चे के मचलने पर मां लोरिया गाकर अपने बच्चे को यहाँ सुलाती है, और पुत्र की जरा से भी अस्वस्थता में रात जाकर बिता देती है। कवियत्री यहाँ पुत्र के जो प्रति अधीरता है उसे स्पष्ट रूप से हम लोग को दिखाने का इस पंक्ति के माध्यम से प्रयास करती है। इसके बाद आप देखेंगे जो प्रश्न दिए गए हैं आपके लिए कि पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है, किसका प्रसंग व्याख्या करें। तो इसके बारे में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति रघुवीर सहाय की कविता अधिनायक से यह लिया गया है। अपने पूरे परिवेश को साहसपूर्वक ढंग से, यानी पूरे साहस के साथ वो अभिव्यक्त करते हुए यहाँ कवि जो है आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर एक तरह से कहा जाए तो करारा प्रहार करते हैं, करारा चोट पहुंचाते हैं, और चोट पहुंचाते हुए इस बात को कहते हैं, क्या कहते हैं कि यहाँ जैसे पूर्व पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। अर्थात राष्ट्रीय लोक त्योहार के दिन सरकारी जलसे के रूप में स्वाधीनता दिवस एवं गणतंत्र दिवस मनाए जाते हैं। ऐसे अवसर पर राजनेता जो होते हैं शिरकत करते हैं। राजसी ठाट बाट में जो भड़कीले रोब दाब के साथ देश के रहनुमा भाषण किया करते हैं, और ऐसे भाषण किया करते हैं, इस भाषण में देश की प्रगति का झूठा मानचित्र खींचा जाता है, और ऐसा मानचित्र खींच दिया जाता है राजकीय ताम झाम में से मनाए जाने वाले इस जलसे को देखने के लिए पूर्व पश्चिम सभी ओर से अपनी जो त्रासद स्थितियां होती है इससे उलझते पुलझते रंग पुते जो नर कंकाल आते हैं और अपने राजनेताओं की जय जयकारा लगाते हैं, और इस तरह से कवि व्यंग करते हुए हम लोग के बीच में इस कविता को प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद जैसे हम देखेंगे जो अंतिम और 7वें प्रश्न है कि जैसा गिर गया हो गज दंतों को गंवाकर कोई हाथी, गज दंत यानी कि समझते हैं ना, गज यानी हाथी और दंत में दांत, तो हाथियों के दांत जैसे गंवाकर कोई हाथी गिर गया हो, यानी कि प्रस्तुत पंक्ति जो है ज्ञानेंद्र पति रचित गांव का घर, आप समझ रहे हैं कविता जो है गांव का घर, कविता से यह उद्धत किया गया है। कवि यहाँ स्पष्ट करते हैं कि आधुनिकता के मोह में फंसकर हमारे परंपरागत जीवन मूल्यों में एक तरह का बदलाव आ रहा है। आज हम वेशभूषा, रहन सहन, रीति नीति सबके नएपन की ओर बढ़ रहे हैं। शहर के प्रति जो एक ललक थी 10 वर्ष पूर्व एक नई रोशनी के प्रति गांव का जो मोह था वह कब का मर चुका है। यह मोह अब अत्यंत कहा जाए इस तरह से तो यह मोह जो बना हुआ है एक तरह से अल्पमात्र के रूप में देखने के लिए नजर आ रहा है। यह अब नहीं के बराबर है। मानिए तो कोई हाथी अपने चमकते दांतों को गंवाकर बैठ गया हो और उसके रेते गए दांतों की कुछ श्वेत धूल जो है वही सिर्फ बची हुई है। और इस तरह से कवि के कहने का यहाँ भाव ही स्पष्ट हो जाता है कि शहर के प्रति लोगों का जो झुकाव अत्यंत ही अल्प रह गया है। अब ग्रामीण परिवेश में भी शहर की सारी सुविधाएं उपलब्ध हो चुकी है। तो इस तरह से आपने देखा यहाँ जितने प्रश्नों को मैंने यहाँ बताया ये तमाम प्रश्न अनिवार्य हैं। और इसके साथ एक और प्रश्न जो होते हैं आपके निबंध के रूप में, ये भी 5 अंक के होते हैं, जिसमें हमने यहाँ पे गेस किया है कि नशाबंदी या शराबबंदी, इस पे आपको याद रखना है। इसके साथ नशाबंदी शराबबंदी महत्वपूर्ण हमने लिया है। इसके बाद विज्ञान के चमत्कार और अभिशाप, आप देख रहे हैं ना कि विज्ञान जितना चमत्कार कर रहा है उतना ही एक तरह का अभिशाप भी बना हुआ है। इसके बाद जो यहाँ लिया गया है कि नारी सशक्तिकरण, आज के परिवेश में नारियों का सशक्तिकरण, नारियों का जो सशक्तिकरण का दौर है वह कितना हद तक आगे निकल गया है, इस पे विचार करना है। इसके बाद छात्र और राजनीति, छात्रों को राजनीति से क्या प्रेरणा लेनी चाहिए, छात्र को राजनीति में किस तरह से समावेशित होना चाहिए, इस बात पे भी आपको जिक्र करना है। आप अपने किताबों के माध्यम से और आप व्याकरण के माध्यम से इसको हल कर सकते हैं। इसके बाद वैश्विक आपदा जो है
और कोरोना वायरस आज के डेट में देख रहे हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन 5 में से एक प्रश्न आपका निश्चित आने वाला है। और इसके साथ साथ व्याकरण से जो भी प्रश्न हैं, आप मेरे व्याकरण को, मेरे YouTube चैनल के व्याकरण से संबंधित जो भी वीडियोज हैं वो सारे वीडियोज आप देख सकते हैं और व्याकरण संबंधित सारे प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। तो आप एक बार जरूर से देखें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर तरह की सुविधाएं देखने के लिए आपके क्लास के सुचारू रूप से जो गेस्ट क्वेश्चन है आगे आप पढ़ रहे हैं उसमें भी आपको हर तरह की सुविधाएं मिल सकती है। इससे जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को निश्चित सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलते हैं। तब तक आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद।